वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव के साथ बाजार में कारोबार सुस्त और हल्की मजबूती के बाद ऊपरी स्तर से आती हुई प्रॉफिट बुकिंग और दिन के निचले स्तर से हल्के संभलने और रुकने की कोशिश करते हुए बाजार बचा हुआ 1.5 घंटा होगा बेहद अहम और इंटरेस्टिंग। आज की क्लोजिंग तय करेगी आगे के लिए डायरेक्शन। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्सपायरी वाले जो फील होती है अनिल जी, आज आती है, आज आ रही है। एक्सपायरी वाली फील आती हुई दिख रही है। अब वही है कि एंड में क्या होगा, क्या रिकवरी आएगी या फिर दबाव, इस पर करेंगे फोकस। जो बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन थी वो तो सर की एकदम ठीक रही। अब जानना है क्या करना है, उससे पहले बताएं सर इस समय की बड़ी बात यही है दीप की दबाव में है इंडेक्स। आप निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स में देखें आधा % का नुकसान है और बैंक निफ्टी आज थोड़ा कम 1/4% है कमज़ोर। एनर्जी, एफएमसीजी और आईटी शेयरों से आज दबाव बनता हुआ दिख रहा है। नीचे में 19,325 के आसपास भी निफ्टी पहुंचा है और डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में 50 पॉइंट ऊपर है। यूरोप के बाजार लेकिन थोड़े बहुत नुकसान में आपको नजर आएंगे, ऊपरी स्तर से फिसलते हुए भी आपको दिखेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक 100 अंकों की कमजोरी के साथ 43,850 के आसपास है। वहीं शिप बिल्डिंग शेयर आज फिर से लगातार तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड 10% उछलकर रिकॉर्ड हाइस पर है। पेपर और ज्वेलरी शेयरों में भी अच्छी खासी खरीदारी होती दिख रही है। तो छोटे छोटे शेयरों में, छोटे छोटे सेक्टर्स में बड़ा उछाल, बड़ी खरीदारी आपको साफ नजर आएगी। ये सबका रुझान है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो सर दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर भी है। इंडेक्स पर थोड़ा उतार चढ़ाव है। और आज सुबह जो आपने कहा था बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर दिखेगा, दिख भी रहा था। फर्स्ट हाफ में काफी एक्टिव भी था बैंक निफ्टी सर, पॉजिटिव टेरिटरी में भी आ गया था, थोड़ी अच्छी मूव्स भी आ रही थी। सेकंड हाफ या पिछले आप कह सकते हैं 1.5-2 घंटे से थोड़ा सुस्त बना हुआ है। जरा बताएं सर क्या चल रहा है। तो दो सपोर्ट लेवल निफ्टी के आज इंपॉर्टेंट है दीप। एक तो पहला था 19,400 के आसपास का, 400, 425, 375, उस सपोर्ट पे आप पहुंचे। दूसरा सपोर्ट 19,325 का था और आज का लो 19,326 है। तीसरा अब सपोर्ट जो है वो 19,260 के आसपास का है। 60, 65, 75 जो भी समझ लें, 5-10 पॉइंट अपना दिमाग लगा लें आपको। तो ये तीसरा सपोर्ट है। सो इन सपोर्ट लेवल में से 2 सपोर्ट लेवल तो आ चुके हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, पहला सपोर्ट आपके लिए 43,775 था, आज का लो 43,745 से कम उबेश वहीं पर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 43,600 के आसपास का है। फॉर अ चेंज आज अगर आपका खरीदारी करने का मन करे निचले स्तरों पर, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो बैंक निफ्टी पर पहले फोकस करना चाहिए। तो पहला फोकस आपका 43,775 के आसपास, यानी कि यहाँ से 50-75 पॉइंट नीचे और मिले तो बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। उसके बाद 43,600 के आसपास एक चांस जरूर लीजिए। और मैं सुबह भी जो कह रहा था वही अभी भी कहूँगा, वहाँ चांस लीजिए। चाहे तो आप एक सामने फ्यूचर खरीद लें तो पुट खरीद लें, ताकि आपकी ओवरनाइट पोजीशन की रिस्क कम रहे। अगली सीरीज़ का लीजिएगा, ठीक है। और सीधा सीधा ना खरीदना चाहें तो कॉल ऑप्शन ले लीजिए। ऊपर का कॉल एक बेचकर थोड़ा हेजिंग करके, थोड़ी कॉस्ट कम करके एक ट्रेड 43,600 के आसपास अगर आए तो बनता है। 43,775 वाला तो आप ले ही चुके होंगे। ठीक वैसे ही कि जैसे बैंक निफ्टी में, जैसे निफ्टी में 19,325 के आसपास का मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ले चुके होंगे। सो ये ट्रेड आपके लिए है नीचे की तरफ। अब रहा सवाल हमारे बाजारों का, तो जाहिर सी बात है कल के डेटा भले आपको थोड़े बेहतर दिख रहे थे एफआईज और लोकल फंड्स की खरीदारी के, लेकिन हमारा मानना ये था कि 13,000 करोड़ के आसपास के इतने सारे ब्लॉक्स हुए हैं, उसका एडजस्टमेंट कहाँ है, कितना है। तो जब तक हमें नीट, क्लीन एंड क्लियर एफआईज की डेटा ना दिखे, जहाँ पर बिकवाली का प्रेशर कम होता दिखे या खरीदारी, आज पूरी तरह से स्क्रीन, आज की डेटा आप देखिएगा दीप, आपको ख़राब नजर आएंगे। क्योंकि आज दिक्कत यही हुई कि हम ज़्यादा ख़राब खुले नहीं। अगर ख़राब खुल जाते तो ऊपर आने के लिए स्कोप बढ़िया रहता था। आज फॉर अ चेंज थोड़ा ऊपर खुल गए, ग्रीन में भी आ गए, तो वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। सो आई थिंक अब चूंकि नीचे आ रहे हैं तो नीचे सपोर्ट लेवल पर नजर रखिए। सपोर्ट लेवल के आसपास हल्की फुल्की खरीदारी कीजिए। ऊपर में आपको प्रॉफिट भी बुक करते जाना है। तो दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। और आज फॉर चेंज थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स निफ्टी में के बजाय बैंक निफ्टी में हल्का सा एक शेड बेहतर दिख रहा है। बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स बेटर, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छे सपोर्ट जो है, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब वो नहीं कि मतलब ये बड़ा ताकतवर हो गया है। ये गिरना पहले शुरू हुआ था, ज़्यादा गिरा था और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहले आ गया। इस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा बेहतर, नहीं, थोड़ा सा कम खराब दिख रहा है। आप बहुत अच्छे हैं, आप खराब नहीं है। आप अच्छे हैं, आप खराब नहीं हो, बड़ा फर्क है। हाँ, आप स्वस्थ हैं, आप बीमार नहीं हैं। उसमें तो बहुत ही बात है। हाँ, तो बैंक निफ्टी मतलब मजबूत नहीं है, बट रिलेटिवली बेटर है, लेकिन कमजोर कम है। चलिए देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन पर है नजर। आइए हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी करनी है बातचीत। अनिल जी डेटा और स्ट्रैटेजी भी बताएंगे आपको। उससे पहले कुशल और अरमान है तैयार ट्रिगर्स और खबरों के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स।
गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज कैश सेगमेंट से यथार्थ हॉस्पिटल जो हाल ही का आईपीओ रहा है उसके नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही पिरामल फार्मा इसका राइट्स इशू आज बंद हो जाएगा। साथ ही आरती ड्रग्स इसका बायबैक भी आज बंद होता हुआ दिखेगा। जहां तक कल का सवाल है, आईपीओ के लिहाज से कॉनकॉर्ड बायोटेक की लिस्टिंग होने वाली है। कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन लगभग 25 गुना यहां पर होता हुआ दिखा था। साथ ही पिरामिड टेक्नोप्लास्ट इसका आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। 22 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा। छोटा इशू साइज है करीबन 153 करोड़ रुपए का। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस इसके आईपीओ की अलॉटमेंट भी होने वाली है। साथ ही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एंकर इन्वेस्टर्स का जो 50% आईपीओ लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे काफ़ी सारे स्टॉक्स चुनिंदा नाम में कोल इंडिया, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स, आईआरसीटीसी, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक शामिल है। एक्स डेट है कंट्रोल प्रिंट के बायबैक की भी। साथ ही केवाईसी डिटेल्स ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर उसको अपडेट करने की भी लास्ट डेट कल के दिन की है। यूरोप के लिहाज से जुलाई महीने का सीपीआई आंकड़ा इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही जापान का भी महंगाई आंकड़ा आपको इसी महीने का जुलाई महीने का आता हुआ दिखेगा। जहां तक सोमवार का सवाल है, कैश स्पेस से जो अलकार्गो लॉजिस्टिक्स से डिमर्ज होके कंपनी लिस्ट हुई थी अलकार्गो टर्मिनल्स, उसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही पहला सोमवार होगा जहां पे मिड कैप निफ्टी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होती हुई दिखेगी। एक्स डेट है फाइनल डिविडेंड रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो दिया था, चंबल फर्टिलाइजर्स और स्टोविक इंडस्ट्रीज जिन्होंने भी स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया था। तो इन 3 स्टॉक्स की एक्स डिविडेंड ये ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ओके तो डिविडेंड एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी आने वाले हैं, डेटा भी रहेगा नज़र में। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी खबरें आज? जी गुड आफ्टरनून। खबरों के हिसाब से सबसे पहले ग्रीव्स कॉटन पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनकी सब्सिडरी ने एथर एनर्जी के साथ जो है करार किया है। एथर 2 व्हीलर की फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए जो है करार करते हुए दिखे हैं। जीएमडीसी यहाँ पर डिविडेंड अपडेट आया है कुछ समय पहले, जहाँ पे अपडेट आया था कि गुजरात की वहाँ पर देखिए कंपनी उसको डिविडेंड जो है रिकमेंडेशन बढ़ाने की बात की गई थी। उसमें अगर आप यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिखा है, बोर्ड ने FY23 के लिए जो डिविडेंड बढ़ाने को मंजूरी दी है, जो पहले 9.1 का था वो बढ़ा के 11.45 का कर दिया है। एनएमडीसी एनएलसी इंडिया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है। इनके लिए अच्छी खबर ये आती हुई दिखी है कि खनन मंत्रालय रेयर मिनरल का जो ऑक्शन है वो शुरू करेगा, जिसमें अगले 6 महीने में रेयर मिनरल का ऑक्शन जो है वो शुरू किया जाएगा। HDFC लाइफ और HDFC AMC यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि दीपक पारिक साहब का जो है बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा है कि एनआरआईज को लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाएंगे, उसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी जो है एनआरआईज को ऑफर करे जाएंगे। और 55 साल में पहली बार जो है भारत को लेकर इतना उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो आशावादी माहौल जो है होता हुआ दिखा है। RCF यहाँ पर ध्यान रखिए क्योंकि नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट के लिए पर्यावरण मंजूरी जो है वो मिलती हुई दिखी है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें IRFC लगभग 70 लाख, PNB 28 लाख, अडानी पोर्ट्स 15 लाख, यूनियन बैंक 21 लाख और साउथ इंडियन बैंक 43 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है सारी की सारी खबरें जिन पर आज है भरपूर एक्शन। कुशल, नेक्स्ट सीरीज कौन सी है? नहीं सर, एशिया कप है। हाँ, कब? सर, एशिया कप। ओके, एशिया कप नहीं है तो वो कुशल बोल। ये तो नहीं, ये तो गलत बात है सर। अब मतलब अब अगर एशिया कप की बात कर रहे हैं तो फिर कुशल अब मतलब नेक्स्ट ट्रिगर क्या है? मतलब सर रिजल्ट्स ये चलिए कुशल आपको नेक्स्ट ट्रिगर बताएंगे ढूंढ ढांड के कि अगला ट्रिगर कौन सा आने वाला है। लेकिन वैसे तो बढ़िया ही हुआ कि सीरीज खत्म हो गई, नहीं? हाँ सर, इस बार की सीरीज में मज़ा नहीं आया। इस बार अब कुछ कराइए सर, नहीं तो नहीं करवाने के लिए बंसल जी कुछ करवाना चाहते हैं। बंसल जी कुछ शायद कुशल को राय भी देना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मेरी तो नॉलेज क्रिकेट में कम है। आप पूछ रहे हैं नेक्स्ट बिग क्या है? अनिल जी, मैं तो ऐसा घूमता रहता हूँ, घूमता घूमता मैंने उड़ता उड़ता सुना है कोई सितंबर में अनिल जी कोई बिग मैच है। अगर वो है जो मैंने सुना है वो ठीक है तो मोस्ट लाइकली अनिल जी आप तो जा भी सकते हो मैच देखने के लिए। तो आपको मालूम है तो आप बता दें। कुशल तैयारी करके हैं तो कुशल बता दें अनिल जी। वो तो अभी टाइम है, वो तो वर्ल्ड कप का है, वो तो इंडिया पाकिस्तान। जी अनिल जी, उसमें टाइम है, वो तो अक्टूबर में है। उसमें उससे पहले तो कुशल के पास और कई सारे ट्रिगर्स आएंगे, चिंता न करें। सो वो तो अभी टाइम है। और इंडिया में होगा, और अगर वीकडे में हुआ तब तो फिर पता नहीं, वीकेंड पे हुआ तो जरूर कोशिश करेंगे देखने की। हाँ, वीकेंड पे हुआ कोशिश करेंगे, बिल्कुल। तो उसकी तैयारी रहेगी बंसल जी। बिल्कुल, आपने आइडिया भी दे दिया और मतलब इनडायरेक्टली परमिशन भी दे दी बंसल जी ने। आजकल मतलब जी सिर्फ देखने की नहीं। जी बंसल जी।
अच्छा जी, तो ये है। चलिए, तो कुछ ट्रिगर्स आपके सामने और साथ ही खबरों वाले शेयर जिन पर है आज एक्शन भरपूर। एक्शन कमजोरी की तरफ ही है बाजार में, लेकिन आइए बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स पर किया जाए फोकस, जहां पर आज सुबह से कुछ न कुछ कमजोरी या मजबूती का सिलसिला बना हुआ है, उन्हीं शेयरों पर फोकस कर लिया जाए। वायदा कारोबार में आप देखें आज का टॉप गेनर है बाटा इंडिया। ज़बरदस्त तेजी होती हुई दिख रही है, 6% का बड़ा उछाल बाटा में आता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार इसके चार्ट पर राय ली जाए। मेहुल जी, बाटा चार्ट देखिए, राय दीजिए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। अनिल जी, बहुत बढ़िया चार्ट है बाटा का, लेकिन देखिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फिलहाल। अगर 2 दिन पहले होता तो बहुत ही अच्छा बाय बन रहा था, 1600 के आसपास का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब एक रेजिस्टेंस के पास है, मैं समझता हूँ 1780 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास से काउंटर में बिकवाली आई थी। तो 1780 जब निकलता है तब इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। फिलहाल के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जिन्होंने नीचे बाय किया है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, उसको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश बाइंग करनी तो 1780 के ऊपर इन्वेस्टर्स को होल्ड करके रखना चाहिए, बिकॉज बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म सपोर्ट से काउंटर घुमा है। मैं समझता हूँ वापस से 2000-2100 तक के लेवल इसमें आने वाले कुछ महीनों में देखे जा सकते हैं। तो यह है आपके लिए बाटा, इस पर रखिए नज़र। कुछ एक्शन आ रहा है, वैसे काफ़ी रेंज में था स्टॉक, बट आज एक बड़ा ब्रेकआउट इस पर निकल कर आया है। एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक जो आपको थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है, IEX, ऑलमोस्ट 2% ऊपर IEX इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जरा कुणाल जी से इस पर राय दी जाए। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून सर। IEX जरा चार्ट देखें सर, कुछ बढ़िया एक्शन बना है पिछले 10-15 मिनट में। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए चार्ट पर देखें तो पिछले कुछ दिनों से हम एक रेंज में इसको देख रहे हैं और आज इसमें एक मोमेंटम बन रहा है, एक पैटर्न भी चार्ट पर बन रहा है जिसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। तो अगर यहीं पर बंद हो जाए, यानी कि 128 के आसपास बंद हो जाता है, तो फिर आपको 135 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, कोई खास खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है बने रहें। 126 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। पास हैं बने रहें, जिनके पास कुछ कुछ है वो तो बन ही चुके हैं, जो नहीं बेच पे वो तो बन ही चुके हैं। कुणाल जी और कितना बनाओगे? अनिल जी देखिए, अनिल जी बने का काम तो अनिल जी बंसल जी का है। अनिल जी उनका नाम है बंसल, अनिल जी वो बनाते हैं। वाह क्या बात है, गजब। मतलब आप तो एकदम सुमित जी की टक्कर वाली निकली है, गजब किया, बहुत ही बढ़िया। आइए तब तक एक बिगुल वागले साहब के लिए। वागले साहब को समझ में आ गया, सबको टाइम दिया वागले साहब ने कि 5-10 मिनट देता हूँ, कोई दूसरा बिगुल हो जाए। समझ में आ गया, पहला तो उन्हीं को ही करना पड़ेगा। हाँ। तो वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। जी सर फरमाए। अनिल जी, मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए। 19,300 ब्रेक नहीं होगा, ये मेरा मानना है। स्टॉक स्पेसिफिक PFC को बाय करके चले। 270 के ऊपर ये ट्रेड होने लगा है, अभी 270.50 71 के आसपास है। मुझे लगता है 268 के स्टॉप लॉस से, मतलब आपकी रिस्क लगभग 1-2.5-3 रुपये होगी। ये 280 तक आपको कल या मे बी 1 से 2 दिनों में, शायद कल के दिन में भी ये 280 तक जा सकता है। तो 8 से 9 रुपए का रिवॉर्ड है और ऑन द डाउन साइड रिस्क 2.5 से 3 रुपए है। बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेटअप है। पैटर्न इसका चेंज हो चुका है। पावर स्टॉक्स में दोनों REC और PFC में स्ट्रेंथ दिखाई देती है। मुझे लगता है PFC अगले 1 से 2 दिनों में आउट परफॉर्म करेगा। ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर। बढ़िया मूव इस पर आ सकती है, चलिए इस पर रखेंगे नजर और एक्शन में भी काउंटर्स आ सकते हैं। पेपर स्टॉक्स में आज बढ़िया एक्शन बन रहा है। एक बार जैन साहब से भी राय लेना चाहूंगा। जैन साहब, पेपर स्टॉक्स ऑफ कोर्स आपके भी रेडार पर रहे, कई सारे काउंटर्स आप पहले भी रेकमेंड कर चुके हैं। कुछ नया ट्रिगर बनते हुए दिख रहा है इस स्पेस के लिए, क्योंकि आज सारे के सारे एक्शन में आ रहे हैं। कोई व्यू सर? रीजन एक ये है कि बहुत ज्यादा पहले चले थे और उसके बाद काफी पिटाई और बहुत जबरदस्त तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहे थे ये पूरा सेक्टर। और जब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स इतने चल रहे हैं तो सर्टेनली जिनको फोमो हो रखा था या जिनको एंट्री लेनी है, तो मैंने देखा भी शुगर में भी लोग एंट्री लिए थे। फिर अब पेपर वाले स्टॉक्स है, तो सारे के सारे टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गए थे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बढ़िया थे और रिजल्ट्स उतने खराब नहीं आए जितना मार्केट्स ने रिएक्ट किया। तो आई फील कि जिन्होंने लिया हुआ है, इनफैक्ट हमने सभी ने काफी सारे पेपर स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। सो आई फील कि बने रहे, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अब सब कहीं ना कहीं
बॉटम फिशिंग के वो है, मतलब बेनिफिट जो दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से पदमजी पेपर बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है। जेके पेपर आज अपने 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, आज दूसरे दिन की चाल है। तो आई फील कि ये चलेंगे अभी, और वैल्यूएशंस तो सस्ते हमेशा रहे ही हैं, क्योंकि कमोडिटी स्टॉक्स को वैसे ज्यादा वैल्यूएशंस नहीं मिलता है। तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कंफर्ट है, और मेरे हिसाब से जितना रिजल्ट खराब नहीं आए उसके हिसाब से मार्केट ने ज्यादा पिटाई कर ली थी, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऊपर के लेवल से बहुत अच्छी खासी अभी भी मतलब नीचे चल रहे प्राइसेस, तो स्कोप है, स्टीम अभी भी बाकी है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया नहीं है वो कुछ स्टॉक्स ले सकते हैं। जेके पेपर कैन बी वन ऑफ द पिक्स है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है पेपर स्टॉक, और जैसा जैन साहब का कहना भी है कि मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही पिटाई कर दी। जैसा आपको नहीं लगता है कि मार्केट है ना, जो पुराने ज़माने के पेरेंट्स और टीचर की तरह है, जरूर से ज़्यादा ही पिटाई कर देता है? आपके ज़माने में जो टीचर और पेरेंट्स होते थे, उसी के तरह का मार्केट है ये? ये बात तो सही है। देखिए हमारे जमाने में पेरेंट्स ने तो पिटाई नहीं की मेरी, बट कभी कभार टीचर की एक आध बार खाई भी है, जो कि अब तो आजकल स्कूल्स में वैसे भी बंद हो गया है। सो आजकल के बच्चे काफी लकी है। बट देन अनिल जी, कई बार ऐसा लगता है कि वो पिटाई बहुत काम आ रही है जिंदगी में, हमें सिंसियर बनाने में और हमें मेहनती बनाने में उन पिटाइयों का बहुत बड़ा रोल है। बहुत ही बढ़िया। तो जो आप सारे पैनल पे इतने बड़े बड़े दिग्गज महानुभाव बैठे हैं, जिन्हें जैन साहब कहीं न कहीं बड़े रेस्पेक्ट से अपना गुरु मानते हैं, तो जैन साहब कह रहे हैं कि पिटाई लगाते रहें, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ जहाँ जब जब मौका लगे, आप जैन साहब को थोड़ा कहीं आगे बढ़ने का अवसर जरूर दें। ठीक है ना जैन साहब? नहीं, आजकल क्या फिजिकल पिटाई नहीं होती है, बट बातों की पिटाई पूरी हो जाती है। हाँ। और कईयों की टीचिंग से भी पिटाई हो जाती है हम लोग सबकी। तो पिटाई के आजकल तरीके बदल गए बस अनिल जी, बाकी तो बात सही है, वो तो बात सही है। तो पहले हमारे जमाने में तो ऐसे होता था, लड़ाई होती थी, मेरे घर की तरफ आना, मेरी गली की तरफ आना, मैं देखता हूँ वो। करेक्ट। और आजकल देखते देख तेरे वॉल पे क्या क्या लिखता हूँ। वैसा है, आजकल लड़ाई भी वर्चुअली होती है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अगर जैन साहब मिस कर रहे हैं अनिल जी पिटाई, तो अनिल जी एक बार यहाँ आ जाए अनिल जी, होली के समय। तो होली पर अनिल जी, यहाँ पर हमारे उत्तरी भारत में अनिल जी विशेष रूप से होली होती है। नहीं मार होली अनिल जी। जैन साहब इतना लंबा वेट नहीं कर, जैन साहब इतना पेशेंस इतना वेट नहीं कर सकते। पहले का कोई प्रोग्राम है तो बताओ, 2-4 दिनों में कोई हो तो बताओ जल्दी से, तो ताज़ा ताज़ा काम हो जाए। आइए, तब तक बढ़ते आगे। मेहुल जी के लिए बिगुल BTS डबल टी वाला। जी मेहुल जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए एक स्टॉक है, मैं रीट्रेड करना चाहता हूँ बाय, वो है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू हमने SPL में लॉन्ग टर्म के हिसाब से कवर किया था 368 पर, आज 430 का भाव है। यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है अगर वहां पर किसी ने नहीं किया है तो, बिकॉज ब्रेकआउट जो आया है वो फ्रेश आया है। यहाँ पर एक्सटेंडेड टारगेट 500 रुपए के देखने को मिल सकते हैं, और आज अगर कोई बाय करता है इस रेट पर तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। सो लेटेंट व्यू में बने रहने की सलाह है, इनफैक्ट फ्रेश बाइंग की सलाह है, और ऐड करने की सलाह है। 430 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 400 का नया स्टॉप लॉस और नया टारगेट 500 रुपए का। टारगेट के लिए करें खरीदारी 400 के स्टॉप लॉस के साथ। लेटेंट व्यू ये है वो स्टॉक, कल भी मजबूत था, परसों, कल तो नहीं, कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। 2 दिनों में बड़ा उछाल स्टॉक में बनता हुआ आपके लिए। आइए बिगुल सुमित के सुपरहिट। जी बताएं सर। बाय का स्टॉक है अनिल जी। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 233 रुपया, 233 रुपया 10 पैसा। 233.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है REC लिमिटेड। REC के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वागले साहब ने अभी PFC दिया, REC भी यहाँ पे ब्रेकआउट है। स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, वन वे अपमूव देखने को मिल रहा है। आज भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, जिसके अंदर लास्ट 3 दिनों के जो साइडवेज मूव था उसका हाई ब्रेक हो रहा है। तो REC के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा आज और आने वाले दिनों के लिए। REC में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 225, 227 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 225 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट 240 रुपए का, दूसरा टारगेट 245 रुपए का। जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये 250 का लेवल भी क्रॉस करेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए 240 और 245 को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें REC 225 के स्टॉप लॉस से।
आरईसी इस पर करें खरीदारी 225 के स्टॉप लॉस के लिए। एस्कॉर्ट्स पर वागले साहब की राय लेनी है। वागले साहब, आज पिक ऑफ द डे में आपने बात भी करी थी, डेज हाई पर अब एस्कॉर्ट्स ट्रेड कर रहा है, 3% ऊपर ये काउंटर आ चुका है। सर बताएं क्या करना है, अगर पिक ऑफ द डे में या सुबह किसी ने ले लिया था तो क्या राय है, अगर नहीं लिया है अब और फ्रेश एंट्री लेनी है तो क्या राय होगी? दीपांशु, मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी यही कहता हूँ, आपको पोजिशनल व्यू लेना है तो ये लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है एक दिन ऊपर गया, कल शायद नीचे भी आपको मिले। बाय करके चलना है। अगर आपका पोजिशनल व्यू है कुछ हफ्तों का, मुझे ये स्टॉक 3000 के पार जाते हुए दिखता है। 3050, 3060 का मेरा टारगेट होगा। ये कह नहीं सकता कि कल नीचे नहीं मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस लगभग 2650 के आसपास का होना चाहिए, जो यहाँ से लगभग 130-140 रुपये नीचे है, तो आपको शायद नीचे भी मिल सकता है। लेकिन आपने सुबह में लिया है और डे ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो एक बार अभी बुक कर ले। पोजिशनल व्यू से लिया है, 2-3 हफ्ता होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड करने का स्टॉक है और अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। पोजिशनल व्यू लीजिए और अच्छी गेंस आपको इसमें आती हुई दिखेंगी। एक दो सीमेंट स्टॉक्स पर भी आपको मूव आते हुए दिख रहा है, और दोनों अंबुजा और एसीसी ये आपको इस समय काफ़ी एक्टिव होते हुए भी दिख रहे हैं, स्पेशली अंबुजा जिसपे पिछले कुछ मिनटों से थोड़ा अच्छा एक्शन बना है। बंसल जी, जरा एक बार अंबुजा का चार्ट देखें सर, 1.5% ऊपर है, पिछले 5-10 मिनट में काफ़ी एक्टिव हुआ है। जी दीपांशु, एक्टिव हुआ है, और खास बात क्या है कि कल के हाइस के ऊपर भी स्टॉक निकला है, तो एक बुलिश कैंडल बन रही है। जिनके पास है बने रहें। 440 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 449 के अराउंड के पहले टारगेट्स बनते हैं। 449, 450 आएगा तब इसको रिव्यू करेंगे। ओके, तो 449, 450 आएगा तो रिव्यू करने की राय बनेगी, बट अंबुजा सीमेंट पर आपको रखनी है नजर। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी आज थोड़ा एक्शन है। आरसीएफ थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उसमें मूव आई थी। चंबल फर्टिलाइजर एक्टिव बन रहा है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, बट चंबल फर्टिलाइजर में भी थोड़ी मूव आ रही है। बाकी फर्टिलाइजर शेयर्स भी थोड़ा मूव कर रहे हैं। एग्री स्पेस से रिलेटेड काउंटर है ये। जैन साहब जरा देखें, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में स्पेशली चंबल में काफी एक्शन बन रहा है सर। बिल्कुल, चंबल तो चलिए एफएनओ का स्टॉक है, और कल हमने आरसीएफ की बात की थी दीपांशु जी, जो एसपीएल मिड कैप में मैंने लॉन्ग टर्म पिक दी थी और विद स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर्स उस टाइम पे भी दिया था और आज भी दिया, क्योंकि काफी बार कई सालों से आरसीएफ की बातें हो रही है, तो हमेशा रहता ही है क्लाइंट्स के पास, रिलेटिव्स के पास, इंडिपेंडेंट रिलेटिव्स। तो जनरली यही बोलूंगा कि इतना करेक्शन आ चुका है, यही पेपर वाली स्टोरी यहाँ हो रही है, सो विच इज नॉट अ वेरी ग्रेट साइन ऑल्सो। अगर आपके शुगर, फर्टिलाइजर्स, पेपर्स, जो स्टॉक्स मतलब वैसे अंडर परफॉर्मर्स थे और वो जब पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, तो रैली जो देखिए 12,047 के जो स्मॉल कैप इंडेक्स का जो हाइज है उसके आसपास अब पहुंचने लगा है, तो बाकी सारे स्टॉक्स इतना जबरदस्त चल चुके हैं। एफएनओ में फिर भी चलिए बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी परफॉर्म करना बाकी है, बट कैश मार्केट में स्टॉक्स आर रियली शाइनिंग। तो वो एक रीजन है कि ये सारे स्टॉक्स भी अब वापस से बॉटम फिशिंग हो रही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अच्छे दिख रहे हैं, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स थोड़ी पिटाई हुई, मॉनसून की भी नेगेटिव न्यूज थी, बट स्टिल आई फील कि कई बार ऐसा होता है कि जहां पे आपके बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो पोर्टफोलियो को डिरिस्क करने के लिए जो मंझे हुए प्लेयर्स होते हैं वो लोग अपना पोर्टफोलियो मार्केट्स में भी रहना है, तो वो लोग इन टाइप के स्टॉक्स में अपने फंड्स को पार्क करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए फर्टिलाइजर शेयरों पर राय। लेकिन जैन साहब, दीप की तरफ से एक ऑब्जेक्शन है आपके लिए। मैं बताऊं, आप बताएं? ठीक है, चलो मैं बताऊं। वो आप दीपांशु जी लगा रहे हैं, बोला बर्थडे तो सेम है हमारे दोनों की। अच्छा, समय के हिसाब से भी आप पहले पैदा हुए हो दिन के दौरान, ये तो रात लास्ट में जाते जाते ही मतलब 11:30, 11-10 बज गई थी रात की, उसके बाद तो फिर ये जी कैसे हुआ? करेक्ट। वो देखिए कई बार वो अभी इनकी शादी भी होना बाकी है। तो ये तो हमारे क्या भतीजे की एज की हो गई है। हाँ, तो आप दीप बोलो ना। ये आप लोग जो इतना रेस्पेक्ट दे देंगे जी लगा रहे हो, तो इस चक्कर में लोग बुजुर्ग समझते हैं। इस चक्कर में बात आगे बढ़ नहीं रही। परफॉर्मेंस और मैच्योरिटी, हाँ, सिंसेरिटी तो एकदम बुजुर्ग वाली है दीपांशु की। अब यही बोलूंगा, भगवान की दया से मैंने आपकी रियलाइज किया कि संदीप और दीप कितना ज्यादा मतलब सिमिलैरिटी है। एक मिनट कुणाल जी, हम होली तक इंतजार नहीं कर सकते। आप जैन साहब को तुरंत ही बुलाइए। जी कुणाल जी।
अरे यार अनिल जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहें अनिल जी तो आपके भी नाम में से जी हटवा दें अनिल जी। अरे बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, खाली ZEE वो रहने देना बस। इसके अलावा बाकी हटा दे। बहुत ही बढ़िया, चलिए बढ़िया। तो ये है राय आपके लिए जैन साहब की तरफ से सारे फर्टिलाइजर शेयरों पे बढ़िया एक्शन खरीदारी का बनता हुआ आज दिख भी रहा है। बिल्कुल, और चंबल पर रखी नजर, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में ना, बट मूव आ रही है, मूव इसमें अच्छी आपको इंटरेस्टिंग आती हुई दिख रही है। मनापुरम में भी आपको मूव आती हुई दिख रही है, एक और बैन वाला स्टॉक है। आई थिंक बैन के स्टॉक्स में आज आपको थोड़ा ज्यादा एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है, मूव आ रही है। बट अभी हमने ACC अंबुजा की बात करी, उसके सामने इंडिया सीमेंट्स देखिए, ये आपको फिसलते हुए दिख रहा है। 3% का कट आपको इंडिया सीमेंट्स में आते हुए दिख रहा है, ये भी बैन में है। JK सीमेंट भी फिसल रहा है, इन दोनों पर आपको थोड़ा प्रेशर बनेगा। तो सीमेंट स्टॉक्स में दोनों तरह के ट्रेंड्स बन रहे हैं। बट आज ITC थोड़ा फिसला हुआ है, इसके चार्ट पर एक राय लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी देखें सर, ITC लगातार नीचे ही ट्रेंड कर रहा है, जब से वो डीमर्जर की खबर आई उसके बाद नंबर्स पर थोड़ा एक्शन हो, उसके बाद ये वापस फिसल रहा है, 440 पर आ गया। क्या व्यू बनता है सर ITC पे? दीपांशु, इसके अंदर थोड़ा और नीचे का लेवल देखने को मिलेगा। रिसेंट के स्विंग लो ब्रेक हुए हैं और स्टॉक के अंदर ऐसा लग रहा है कि 430-425 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। एक बार के लिए इसमें लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 430-425 के लेवल ITC में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो थोड़ा और 425 तक के लेवल्स आपको ITC पे आते हुए दिख सकते हैं, यानी कि थोड़ी परेशानी आज ITC में आपको बनती हुई दिख रही है। परेशानी तो कुछ और स्टॉक्स में भी बनी हुई है। आज गिरावट आपको डिवीज में आती हुई दिख रही है, इनफैक्ट नंबर्स के बाद से डिवीज नीचे है। लुपिन जो अच्छे ट्रेंड और मोमेंटम में था, आज ये भी फिसला है और उनका कट इस पर भी आपको आते हुए, टाटा मोटर्स पर भी आज प्रेशर बना है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। रेलवेज में से IRCTC ये थोड़ा एक्शन में आ रहा है। आई थिंक कल इसका डिविडेंड एडजस्टमेंट भी होने वाला है, उससे पहले थोड़े मूव दिखा रहा है। मेवा जी जरा IRCTC देखें, रिसेंटली थोड़े मोमेंटम इसने पकड़ा, आज 650 के लेवल पर है IRCTC सर। दीपांशु जी देखिए, IRCTC की बात करें तो मुझे अभी भी फिलहाल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर उसमें मोमेंटम 2 या 3 दिन पहले आया था, बट वापस से ये कंसोलिडेशन में चला गया है। बट यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चार्ट्स पर सपोर्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 630 के आसपास का शॉर्ट टर्म बेस बनाया है, तो 630 के स्टॉप लॉस से एक बार IRCTC बाय किया जा सकता है। अपसाइड यहाँ पर 680 का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 720 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज ये काउंटर में जरा सा भी मोमेंटम अब तक आया नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ये फॉलो थ्रू दिखा सकता है अपने जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं। ये ही एक काउंटर है जो नहीं चल रहा, तो यहाँ पर इसमें फिर से नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो एक बार के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ऐसा लग रहा है IRCTC में, अपॉर्चुनिटी बन रही है। जैन साहब, भरोसा करना चाहिए इस बार IRCTC में, थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है वापस। रेलवेज में यही एक स्टॉक है जिसने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। देखिए, परफॉर्मेंस नहीं दिखाने का रीजन भी है इतने हाई वैल्यूएशंस। और देखिए, जब भी कोई स्टॉक बहुत ज्यादा PSUs में चल जाते हैं तो वहां पे आपके वो तलवार एक लटकी हुई रहती है, वो डिसइन्वेस्टमेंट की। और IRCTC पे देखिए, मैं वेरी फ्रैंकली कॉन्ट्रारियन वे में आई हैव बीन वेरी बेरिश ऑन द स्टॉक। मुझे समहाउ कंफर्ट नहीं आता है इतना वैल्यूएशन। और कभी भी देखिए, एक चीज है कि कुछ बीच में ऐसी न्यूज भी थी, कभी कभार कुछ आता है, उसकी वजह से भी काफी सुर्खियों में रहता है। और मुझे एक तो प्राइवेट जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसका भी रिस्क लगता है, बट स्टिल काफी टूटा हुआ है, ये एक चीज है। अब अगर आप एक ट्रेडर मेंटालिटी से या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की मेंटालिटी से देखें, और जब आप पेपर स्टॉक्स और फर्टिलाइजर, शुगर सब चल रहे हैं, तो बॉटम फिशिंग मार्केट्स में दिख रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो इसीलिए देखा जा सकता है। बाकी मैं बहुत ज्यादा मतलब फेवर में नहीं रहता हूँ स्टॉक को रेकमेंड करना। तो ये है आपके लिए सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स। रेलवे में इतनी ऑप्शन है जैन साहब के पास, कहाँ IRCTC पे नहीं जाएंगे ना, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ कैश में स्पेशली छोटे छोटे स्टॉक्स का ऑप्शन है, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक, लिस्ट लंबी है इसमें तो बहुत रेलवे से जुड़े, तो वही जैन साहब को पसंद आने वाले हैं। अच्छा, बाय द वे, जैन साहब को जो पसंद आया कौन सा स्टॉक? कौन सा? रोटो पंप्स। हाँ, रोटो पंप्स आज ही सुबह बात कर रहे थे। हाँ, अरे गजब का दौड़ लगा, मैंने दिन में देखा था 15% के आसपास ऊपर देखा। जरा दिखाइए एक बार रोटो पंप्स कितना मजबूत है। 40, ओ 12% अभी भी, गजब। जैन साहब बधाई, आप आजकल मतलब स्टॉक जल्दी भाग रहे हैं, आप टारगेट छोटे दे रहे हो। मुझे कई बार टारगेट जब मैं सेट करता हूँ ना, जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे आप बहुत याद आते हो अनिल जी। मुझे डर लगता है कि भाई मैं मेरी टीम को ही बोलता भाई थोड़ा टारगेट अपन ठीक से दे, नहीं तो अनिल जी बोल देंगे कुछ। तो जनरली रोटो पंप्स में देखिए, हम लोग टारगेट छोटे देते हैं,
मार्केट्स चले हुए हैं, कई बार आप प्रॉफिट बुक करके जब कैश में बैठे रहते हैं और स्टॉक्स अगर करेक्ट हो जाए तो हमें मौका मिल जाएगा। बाकी रोटो पंप्स एकदम छोटा सा नाम और इतना बड़ा काम कर रहा है, और आज वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। मतलब आई वाज सरप्राइज टू सी द वॉल्यूम। सुबह मैं 10:30-11 बजे के लगभग देख रहा था, तब मतलब 10 लाख से ज्यादा शेयर्स के वॉल्यूम हो चुके थे, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई एज कंपेयर टू द रेगुलर एवरेजेस। तो बेसिकली मार्केट्स में अच्छे आइडियाज चाहिए, और ये स्टॉक देखिए, पंप्स वाले सारे स्टॉक्स काफी बढ़िया कर रहे थे। आप केएसबी पंप्स को देखें, हालांकि सबके छोटे छोटे बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट होते हैं, और कई बार फिर जब हम करते हैं तो कई लोग हमें मैसेजेस भी करते हैं, ट्वीट पे भी लिख देते हैं कि इनके पास यूनिक मॉडल है। जो मैं इनके एक पर्टिकुलर पंप की बात कर रहा था, प्रोग्रेसिव कैविटी पंप, तो वहां पे इनके काफी अच्छी हो रहे थे, तभी ऐसे अच्छे हाई मार्जिन पे काम कर रहे हैं। तो अच्छे मार्जिन वाला, अच्छे वैल्यूएशन वाला, अच्छी ग्रोथ वाला, और एक पुरानी कंपनी 1968 से कंपनी कार्यरत है, तो सारी चीजें इन प्लेस थी, और ऊपर के लेवल से 20% करीब करेक्टेड था। सो दैट वाज द रीजन आई टुक द स्टॉक। रोटो पंप्स जबरदस्त मूव पकड़ी है। जैन साहब ने आज सुबह ही रेकमेंड किया था, 415 तक के टारगेट्स दिए हैं, 380 का हाई आज स्टॉक ने बनाया है, और उसी लेवल पर इस समय काउंटर ट्रेड भी कर रहा है। बट 2:30 बज चुके हैं और वक्त है अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, थोड़ी सुस्ती है हमारे बाजारों में, एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स भी दिख रही है, बट ग्लोबल मार्केट्स उतने खराब आज नहीं दिख रहे हैं सर। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की बढ़त है, S&P फ्यूचर्स में आपको हल्की बढ़त आती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजार थोड़ा नीचे है, 1/4% नीचे, बट कल रिलेटिव टू यूएस मार्केट्स थोड़े मजबूत थे, इसलिए यहाँ पर नरमी आपको दिख रही है। एशिया के बाजार वैसे ज़्यादातर कमज़ोर रहे, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ एशिया बंद हुआ, तो एशिया उतना खराब भी नहीं था। रुपया ऑफकोर्स सर आज मूड खराब किया है, 18 पैसे कमज़ोर है रुपया, तो वहाँ पर प्रेशर ज़रूर है। बताएं सर, क्या व्यू है? देखो, अच्छा तो कुछ आप मुझे बता नहीं रहे हो। नहीं सर, ऐसा ऑनेस्टली नहीं है कुछ। नहीं, अगर समझो मैंने मिस कर दिया हो तो बता दो, कुछ ऐसा आपने अच्छा बोला हो। एशिया सिर्फ ऑफ लोज बंद हुआ है बस, और तो कुछ ज्यादा खास नहीं था। ओके, तो चलिए, दीप के पास अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। और नैस्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर हल्के हल्के हरे निशान में, 25-50 पॉइंट से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आजकल आइडिया भी नहीं लग पाता 25-50 से कि कम ज़्यादा जो भी है। रहा सवाल अपना, तो दीप अपने तो एक ही चीज़ है जी, 19,300 के नीचे बंद मत करवाना, ठीक है। दिक्कत वहाँ है, सो वही समस्या है, उसके अलावा और कोई समस्या नहीं। तो लगता तो नहीं है कि हम बंद होंगे, 19,300 बचा लेंगे। सो देखते क्लोजिंग बेसिस पे। तो अब आखिरी 1 घंटे में अगर आता है 19,325 के आसपास तो थोड़ा बहुत खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस 19,250 का रखेंगे इंट्राडे के हिसाब से। इंट्राडे स्टॉप लॉस 19,250 ही दिया है। ऊपर में 19,375 से 425 की रेंज आती है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आनी है, आज भी आएगी। सिंपल है, पहले भाग जाएं और ऊपर में 19,450-475 के आसपास आ जाए तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके बैठिए। तो बीच में इस वक्त कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, जब 100 पॉइंट नीचे है। सपोर्ट लेवल पे खरीदना है, रुकावट के लेवल पे बेचना है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला रखिए। बैंक निफ्टी 43,850 से 43,775 के आसपास खरीदना है, 43,600 आएगा तो खरीदना है। 44,200 की रेंज में आ जाएगा ऊपर, तो वहाँ पर हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना है। तो मतलब बैलेंस मार्केट है, ग्लोबल मार्केट्स और FIs की बिकवाली बढ़ने नहीं देगी, और हमारे बाजार में लोकल पैसा और थोड़ा बहुत जो ब्रॉडर मार्केट का एक्शन है, मजबूती का मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, वो जरूरत से ज़्यादा घटने नहीं देगा। तो दोनों तरफ मिलेंगे मौके, तो ज़्यादा उछल कूद करने जैसा मार्केट नहीं। हाँ, एक चीज़ जरूर है दीप, वो ये कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी जबरदस्त है सर। तो जहाँ ढंगधांग की स्टोरी है वहाँ पे आप देख लीजिए, अभी भी बराबर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। थोड़े से डेटा बता दूँ आपको। जी सर। वीकली एक्सपायरी है आज, वीकली है, मंथली नहीं, याद है ना आपको? वीकली है। अच्छा, वीकली एक्सपायरी। अब एक सवाल आपके लिए और बाकी की सबके लिए भी, जरा एक बार स्क्रीन पे सबको ले आइए, ताकि क्या होता है कि नहीं तो फिर है ना, लोग है ना देख देख के बोलने की कोशिश करते हैं, कोई गूगल करता है, कोई अपने डेटा देखता है, तो सबकी नज़र होनी चाहिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं, टीवी स्क्रीन पे सामने की तरफ। हाँ, वीकली एक्सपायरी के दिन कॉल ऑप्शंस में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर कितना हो सकता है? एनी गेसेस? 19,400 का कॉल, 3 करोड़ 13 लाख शेयर। मैं 2 करोड़ बोलने वाला था लास्ट टाइम से, मैंने सोचा थोड़ा बढ़ा के बोलूं। मेरे फर्स्ट टाइम वीकली एक्सपायरी में किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर इतना 3 करोड़ 13 लाख, इसमें से 2.5 करोड़ 2 करोड़ 41 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। क्या सोच रहे हैं सर? मतलब सोच नहीं रहे दीप, सारा खेल ही ऑप्शन में शिफ्ट हो गया पूरा मार्केट। दिख ही रहा है, वो आदमी को ऑप्शन में ट्रेड करना है। मशीन ट्रेड है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड है, और जो नहीं है अपने आप जो करते हैं उनको भी
सबको लगता है 2, 5, 10 हज़ार रुपये लगा हुआ खो जाता है, दिन भर मन बहला रहता है, आराम से टाइम पास हो जाता है 3:30 बजे तक। तो ऑप्शन में इतना वॉल्यूम, खतरनाक वॉल्यूम। सो ऑप्शन के डेटा ये कह रहे हैं 19,350 मेक और ब्रेक लेवल है, जिसके आसपास आप रहे हैं। 19,400 के ऊपर निकलना मुश्किल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 3 करोड़ 13 लाख शेयर है। 19,300 के नीचे बंद होना मुश्किल है, 2 करोड़ 20 लाख शेयर है। तो टाइट रेंज में निफ्टी यहीं पर टाइम पास करेगा। अगर 3 बजे के पहले 19,400 के ऊपर निकल कर टिक गया तो थोड़ा सा कमाल दिखाने की कोशिश कर सकता है। 450 475 तक जाएगा, वहाँ पर फंस जाके दे देगा। ठीक है। बैंक निफ्टी 43,700 43,800 सपोर्ट रेंज है, जहाँ पर 43,700 पर 95 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 43,900 44,000 रुकावट की जगह। सो बहुत टाइट रेंज में ये भी फंसा है ना, इसको 43,700 के नीचे जाना है, ये 44,000 के ऊपर जाना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा फंसे हुए दिख रहे हैं। तो 3 बजे के पहले 43,700 तोड़ता है तो बहुत खराब, 3 बजे के पहले 44,000 पार करता है तो बहुत अच्छा, सिंपल। और निफ्टी में भी यही, 3 बजे के पहले 19,300 के नीचे जाता है तो अच्छी खराबी होगी, 19,400 के ऊपर आता है तो 50-50 पॉइंट की अच्छी मजबूती या खरीद। ये सिंपल से आपके लिए, बस इसी पर करना है फोकस, और कुछ नहीं। गॉट इट सर। आइए सेठी साहब को बुलाएं। बिल्कुल सर। सर अब आज सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब आप थोड़ा सा लेट हो गए थे तो मैंने सोचा कि 2:30 बजे का काम मैं पहले ख़त्म कर लूँ। मेरे को तो वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं, आप समझ ही होंगे। तो मेरी कमेंट्री हो गई। अब नाउ यू कैन टेक योर ओन स्वीट टाइम। बताएं सर, पहला स्टॉक आज का कौन सा? नहीं, पहले तो ये बताएं आज क्या प्लान है। अनिल जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु। अनिल जी प्लान ग्रोथ के जैसे ही है। 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। और अनिल जी आपके पीछे से तो जो कमाल के कॉल्स गए हैं, मतलब जो रिटर्न्स दिए हैं एक दिन 2 दिन में 10% 15% ऐसे करके स्टॉक्स पिछले 2 दिनों में हो गए। अब आप वापस आ गए तो परफॉर्मेंस का प्रेशर है। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा छुट्टियां लूं? सेठी साहब आपसे बढ़िया तो 15 तक मैंने आज तक देखा नहीं। नेक्स्ट साथ ले जाते तो अच्छा लगता नहीं जी। तो ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा। दूर से इतना आ रहा है, साथ में होंगे तो कितना आएगा सोचिए। बताइए सर आज का पहला स्टॉक। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सोना BLW, जो सोना कॉम्स के नाम से NSE का टिकर है। अभी 567 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 595, स्टॉप लॉस रखना है 555 का। अनिल जी एक पसंदीदा स्टॉक है, हालांकि थोड़ा रुक के परफॉर्म किया, बट अब बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ दिनों में। एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस करती है और इनके कई सारे प्रोडक्ट्स, मतलब 70% से ज्यादा रेवेन्यूज EV सेगमेंट से आता है और इनके प्लांट्स चाइना में भी है, मेक्सिको में भी है। 22,000 करोड़ की जबरदस्त ऑर्डर बुक है जो इन्होंने 30 जून 2023 रिजल्ट के साथ डिक्लेयर किया और उसमें से 78% जो ऑर्डर बुक है वो EV कंपोनेंट्स की है, मतलब 17,000 करोड़ के करीब EV से आता है वो ऑर्डर बुक में। टेस्ला के साथ ऑलरेडी टाई अप है और चूंकि अब टेस्ला का भी भारत में आना लगभग तय है तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है और उसके अलावा 30 से ज्यादा और जो OEMs है उनको कैटर करती है। फिर इस कंपनी ने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए काफी कदम उठाए हैं। अभी हाल ही में एक सर्बिया बेस्ड एक नोवेलिक नाम की कंपनी है, उसको एक्वायर किया है यूरोप पे फोकस करने के लिए। फिर एक UK बेस्ड इक्विपमेंट नाम की एक कंपनी है जो कि बहुत ही दमदार कंपनी है फ्रॉम एन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके साथ पार्टनरशिप करी है। और हमने देखा कल सरकार ने 10,000 नए E-बसेस का फॉर 169 सिटीज अंडर PPP मॉडल एक स्कीम जारी करी। फिर 181 और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे टू कैटर टू ग्रीन मोबिलिटी। और इस जो E-बस सेवा स्कीम का कुछ 57,000 करोड़ का बजट है, तो उसका फायदा जो बस मैन्युफैक्चरर है जैसे ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक या JBM ऑटो, टाटा मोटर्स, इनको तो होगा ही, बट जो इनके लिए कंपोनेंट्स बनाती है उनको भी होगा। तो उसमें वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इज सोना BLW। बाकी फंडामेंटल्स देखें तो बहुत ही मजबूत फंडामेंटल्स है। जून जो क्वार्टर का पैट आया 112 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 75 करोड़ का पैट था। एबव इंडस्ट्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 25-27%। फिर FISDs भी अराउंड 59.88% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, सोसाइटी जनरल, फिडेलिटी, HDFC, SBI, एक्सिस, तो इस तरह के फंड्स हैं। बाकी बहुत अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस स्टॉक में मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 595, स्टॉप लॉस ऑफ 555।
555 का स्टॉप लॉस, 595 का टारगेट। खरीदारी सोना BLW में, ये है राय सेठी साहब की तरफ से पहली पिक के तौर पर। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक? आनंद जी, आज का दूसरा स्टॉक है नेल्को, NELCO, टाटा ग्रुप वाला नेल्को, नॉट नाल्को। ये कंपनी, पहले इसके प्राइस है अभी 788 के और शॉर्ट टर्म टारगेट है 830, स्टॉप लॉस रखना है 775 का। ये कंपनी सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, मेनली डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है। इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स के ATMs को, बैंक के ब्रांचेस को कनेक्टिविटी देने का काम करती है। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है। फिर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं सरकार का मेक इन इंडिया पे फोकस है, डिफेंस पे फोकस है, तो इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है। और इन्होंने एक इंटेलसेट नाम की जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली, उसके साथ टाई अप किया है टू प्रोवाइड इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सर्विसेज ऑन इंडियन स्काईज। तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 24%। टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसमें टाटा पावर के जरिए वो इसमें अराउंड 50.04% स्टेक ओन करते हैं और बाकी कई अच्छे नामी गिरामी फंड्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 830, स्टॉप लॉस ऑफ 775। ओके, तो नेल्को दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, आपके टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ 810 पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। श्री साहब, 830 का आपने टारगेट दिया, तो काफ़ी तेज़ दौड़ लगाता हुआ नेल्को भी आपके लिए। आइए बढ़ेंगे आगे और वक्त है बिगुल का, और बिगुल है हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी, क्लोजिंग शो का पहले ही बिगुल है ये आपका? जी अनिल जी, गुड ऑल ओके? अनिल जी, शायद कुछ कनेक्टिविटी में इशू था। अच्छा, हाँ, मतलब आपकी तरफ से तो ठीक है ना, हमारी कनेक्टिविटी खराब है, बराबर ना? पता नहीं दिल्ली किसकी है। ओके सर, बताइए। अनिल जी, खरीदारी करनी है कैश मार्केट के स्टॉक में। स्टॉक का नाम है इंडियन बैंक, जिसका करंट भाव है 406.75 का। इस चार्ट में, डेली चार्ट में, एक पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और इस तरह के पैटर्न्स के जो ब्रेकआउट है इस तरह के बाजार में, कैश मार्केट्स में, मुझे लगता है ये स्टॉक 10% तक का मूव दिखाने के लिए इस ब्रेकआउट के बाद तैयार है। तो 1 से 2 दिन के नजरिए के शेयर साथ इंडियन बैंक में खरीदारी करें करंट लेवल्स पर। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 395 रुपए पर। अपसाइड में 435 रुपए और 450 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए इंडियन बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, इंडियन बैंक में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। कनेक्टिविटी का ही इशू था, इस वजह से हिमांशु जी को ज़्यादा टाइम लगा, अब आ गया बिल्कुल। हिमांशु जी, क्या इस हिसाब से, इसी फॉर्मूले के हिसाब से ये समझा जाए कि राकेश जी और कुणाल जी को भी कनेक्टिविटी का इशू है, 45 मिनट से उनकी भी कोई कॉल्स नहीं है, यही समझे? नहीं, कुणाल जी तो बहुत आवाज में सुन रहा हूँ बीच बीच में। ना, बाकी चीज़ों के लिए तो वो सब सुन ही लेते हैं, आप समझा करो। बाकी सब चीज़ों के लिए कनेक्टिविटी, वो काम, सॉरी, मतलब कॉल्स के वक्त ही मतलब कनेक्टिविटी थोड़ी ढीली हो जाती है। तो जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी कनेक्टिविटी है, कोई इशू नहीं है। बहुत आवाज आ रही थी बहुत देर से। ओके, आई थिंक बंसल जी के ऑडियो पे सीधा सवाल उठा दिया हिमांशु जी ने बंसल जी के बारे। जी बंसल जी जवाब देना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल सही चीज बोल रहे हैं अनिल जी। देखिए, आज सुबह जो अभी कुणाल जी आए थे ना, बोल रहे थे बातें बंसल जी करते हैं। अनिल जी, इनको सुबह मैंने आते ही धमकाया है कि जिस तरीके से लेट आते हैं, मैंने इनको बोला अगर ये फौज में होते तो कोर्ट मार्शल हो जाता है। और जिस तरीके से अनिल जी ये कॉल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं अनिल जी, इग्नोर कर रहे हैं, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ अनिल जी, बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं है। आपको इनके अगेंस्ट वो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है ना अनिल जी, जो डिफेंस में होता है, वो लेना चाहिए अनिल जी। नहीं, जो आदमी छुट्टी के मूड में बैठे अनिल जी, जो आदमी खुद 4 दिन से काम न कर रहा हो, वो क्या एक्शन लेगा? मैं तो खुद 4 दिन की छुट्टी के बाद आ जाए हो। किसी और दिन बोल रहा है ये वाली कंप्लेंट। आज के लिए वैसे भी दिन तो निकल के आधा घंटा बचा है। अभी क्या है, बंसल जी जाने दो। ओके, तो चलिए, ये है आपके लिए इंडियन बैंक में खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे। और शिपिंग शेयरों में दिख रहा है एक्शन जबरदस्त, क्यों है इतनी तेजी, बताने के लिए आशीष हमारे साथ है तैयार। आशीष बताइए। सर, बहुत बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। आप गार्डन रीच को देखिए, एक हफ्ते में करीब 40% के गेंस यहाँ पर। 40% हो गया? 40% सर।
ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला चला है, कोचिन शिपयार्ड को देखिए आज भी जबरदस्त तेजी है, 37% का रिटर्न एक हफ्ते में देखने को मिला है। और इससे जुड़े हुए ऐसा नहीं कि सिर्फ शिप बिल्डिंग वाले डिफेंस वाली थीम चल रही है, शिपिंग स्टॉक्स हैं और उससे जुड़े हुए भी जो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, यहाँ पर भी आपको बड़ा मूव देखने को मिला। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन एक हफ्ते में 10% की तेजी, मझगांव डॉक 13% ऊपर, और आज देखेंगे तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। दरअसल अगर आप देखें तो शिपिंग कंपनियों के पहली बात तो कि नतीजे काफ़ी बढ़िया आए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में आ रहे थे, ग्लोबली भी अगर आप देखें तो कोरिया में भी सभी जो शिपिंग कंपनीज है इनके प्रदर्शन में आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिला। देखिए सरकार ने जो है शिपिंग कंपनियों के लिए 19,000 करोड़ के जो है प्रोजेक्ट की क्लियरेंस दे दी है, और इस खबर के बाद से अगर आप देखें तो एक्शन लगातार बढ़ता गया है। अब मैं अगर आपको इनके Q1 FY24 के नतीजे बताऊं तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे। मुनाफे में आप गार्डन रीच में देखिए 54% की बढ़त देखने को मिली थी। कोचिन शिपयार्ड का जो मुनाफा है ये 2.35 टाइम्स बढ़ा है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में एक टर्न अराउंड देखने को मिला, पिछले साल जो लॉस था इस बार मुनाफा देखने को मिला। मझगांव डॉक के मुनाफे में 40% की ग्रोथ देखने को मिली। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुनाफे में 58% की बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन की लिहाज से भी देखें तो तिमाही काफ़ी अच्छी रही है। गार्डन रीच के जो मार्जिन है ये 6% पर बरकरार थे, लेकिन कोचिन शिपयार्ड 7% से बढ़कर 17%, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 12% से बढ़कर 27%, मझगांव डॉक 8% पर बरकरार, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मार्जिन भी अगर आप देखें तो 20% से बढ़कर पूरे हो गए 30%। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कंपनीज की तरफ से एक तो बड़े प्रोजेक्ट्स के क्लियरेंस मिल रहे हैं, ये अपने आप में सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन जो गाइडेंस निकल कर आ रही है कंपनीज की तरफ से वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि तौर पर अगर आप देखें तो गार्डन रीच की फिलहाल जो ऑर्डर बुक है वो 24,500 करोड़ की भारी भरकम ऑर्डर बुक है, और अगले 3 साल में एग्जीक्यूशन भी काफ़ी बढ़िया तेज तरीके से देखने को मिलेगा। FY24 में अगर आप देखें तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का 1200 करोड़ का टर्नओवर का लक्ष्य है, तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि इस पूरे स्पेस में बस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है। तो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स इन पर्टिकुलर हमने देखा, मझगांव डॉक पर तो ऑलरेडी एक बड़ी रैली आ गई थी, अब कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स दोनों में बड़ी बड़ी रैली आती दिख रही है। जैन साहब वैसे तो पहले भी कई बार ये स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, मझगांव डॉक तो ऑफकोर्स हम सबके रेडार पर रहा है, बट जिस तरह से अब बाकी शिप बिल्डिंग स्टॉक में भी रैली आ रही है, इन पर क्या राय बनती है सर? और इनमें भी अभी वैल्यूएशन कंफर्ट है, ये भी फिर मझगांव डॉक वाली कैटेगरी में आ गए? नहीं देखिए, यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी चीज है इंडिया स्टोरी, जो इंडिया सरकार ने जो मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस किया था, और इंडियन ये कंपनीज अब ग्लोबल प्लेयर्स हो चुके हैं, एक्सपोर्ट्स की भी गजब की डिमांड है, सरकार ने जबरदस्त पुश दे रखा है, डिफेंस के ऊपर गजब का आउटले है, और फिर जो ऑर्डर बुक पोजीशन है इनकी देखिए कंपनियों को, मुझे याद है जो सुबह शो आता न्यूज पर व्यूज, और मैंने जब मैनेजमेंट को सुनते हैं इस शो में, और उन्होंने 5-5, 10-10 साल के होराइजन जब देते हैं, और ऐसी विजिबिलिटी आपके अगर सेल्स में रहती है, बैलेंस शीट में रहती है और ऑर्डर बुक रहती है, तो सबसे सेफेस्ट यही होते हैं। और मार्केट्स बहुत एडवांस में चलता है, और मार्केट्स कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आज डिस्काउंट करके रखता है, और रिसेशनरी तो कुछ यहाँ दिख ही नहीं रहा है, और आगे भी आने वाले दिनों में दिखता है कि और बढ़िया रहेगा, क्योंकि सरकार का पुश और ग्लोबल, क्योंकि इंडियन कंपनीज को बहुत सीरियसली बाहर के प्लेयर्स डिफेंस सेक्टर के लिए लेने लग गए। तो मुझे तो याद है इवन डिफेंस का आईटी स्टॉक भी, अगर जेन टेक्नोलॉजीज, उसने गजब परफॉर्म किया है। फिर हमने एमटार टेक्नोलॉजीज, जो कि बहुत बार अनिल जी ने भी रेकमेंड किया, और सबसे बढ़िया बात है, मुझे उस दिन एक बात बहुत बढ़िया लगी कि ये सब टारगेट से नहीं है, इनको सालों से देखना पड़ेगा। ये सारी कंपनियां वैसे है, दे आर लाइक ग्लोबल कंपनीज, गोइंग टू बी ग्लोबल कंपनीज विद ट्रिमेंडस ऑर्डर बुक पोजीशन, और जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं, मार्जिन सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से बहुत चल चुके हैं। एक चीज जरूर से ध्यान दें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज विल बी डिफरेंट। जिनको अगर फ्रेश पैसा लगाना तो होराइजन को लंबा करें, और जिनको अगर नया पैसा लगाना तो थोड़ा इंतजार करें डिक्लाइंस का। और अभी कुछ दिनों से कुछ कंसोलिडेशन दिखा था, क्योंकि बहुत चलने के बाद एक बार विराम जरूर देते हैं स्टॉक, तो वो फेज आया था, और उसके बाद अब वापस से चलना शुरू हो गए। सो आई फील वन शुड स्टे इन्वेस्टेड, जिन्होंने कर रखा, और नए पैसे डालने के लिए थोड़ा मार्केट्स टूटेंगे तो डिक्लाइंस का इंतजार करें, वहां पे जरूर से एंट्री ले। अब डिक्लाइंस हैं, कब आए वही बात है, बट आई थिंक हिमांशु जी की तरफ से गार्डन रीच पर लगातार रिकमेंडेशंस आती भी रही हैं, और हिमांशु जी आपके रेडार पर भी रहा है, बढ़िया मूव भी आपने इसमें पकड़ी है। अब बताएं क्या लेवल्स बनते हैं अगले, और क्या करना है स्टॉक में? शुक्रिया दीप। दीप देखिए, हमने स्टॉक के बारे में लगातार 400, 450 लेवल्स पर मल्टीपल ओकेजन पर इसको रिकमेंड किया था। उस टाइम पर गार्डन, माफ कीजिएगा, मझगांव डॉक में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस बनी हुई थी। बाकी स्टॉक्स रिलेटिवली उतना स्ट्रांग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑफ लेट गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड, ये दोनों स्टॉक्स में एक अच्छी अप मोमेंट बनता हुआ नजर आया है। तो दीप, मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 3 दिन की तेजी के बाद ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में एक छोटा मोटा डिप करेक्शन आ सकता है, जिसमें मुझे लगता है कि
लगभग 760-780 एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का ब्रेकआउट इन चार्ट्स में है, ये रैली रुकने वाली नहीं लगती। ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद वापस से इन स्टॉक्स में मुझे लगता है अभी भी काफी अपसाइड बची हुई है। तो अगर आपने लोअर लेवल्स में इन स्टॉक्स को खरीदा हुआ है तो डेफिनेटली आप होल्ड करें, अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर ट्रेल करते चलें, लेकिन एग्जिट करने की जल्दबाजी ना करें। और फ्रेश खरीदारी के लिए जैसा जैन साहब ने भी कहा कि थोड़ा सा किसी भी तरह का कंसोलिडेशन या तो प्राइस या टाइम करेक्शन कुछ भी देखने को मिलता है तो उस करेक्शन का फायदा उठा के फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। ओके, फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटी, थोड़ा करेक्शन आने दीजिए फिर आप ढूंढिए, ये आप क्लियर आ रही है। बट ज़बरदस्त मूव इस पूरे पैक की आपको आती दिख रही है, स्पेशली जो बाकी स्टॉक्स में अब एक कैचअप रैली आपको बनते हुए दिखी है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी डालते हैं नज़र, जहां पर थोड़ी मूव आपको अच्छी बनती हुई दिख रही है। और IEX थोड़ा ऊपर से आपको फिसलते हुए दिखा है, बट टाइटन सुबह भी अच्छे मोमेंटम में था, अभी भी आपको अच्छे मोमेंटम में ही दिख रहा है अपनी गेंस होल्ड करते हुए। देखते हैं यहाँ से अगर ऊपर जाएगा या नहीं। हैवेल्स ये एक और स्टॉक है जहाँ पर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है और सुबह से थोड़ी मूव भी इस पर आ रही है। सुमित जी, हैवेल्स पर क्या राय है? डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है इस समय सर? अंदर ऊपर का मूव दिख रहा है। हैवेल्स के अंदर कल का हाई ब्रेक हो रहा है और पिछले 4-5 दिनों के गिरावट के बाद अभी इनिशियल बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसमें 1300 का लेवल टूटते ही 1330 1340 तक का मूव शॉर्ट टर्म में हैवेल्स में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस लिया है वो लोग होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। दीपांशु यहाँ पर एक दुगुल भी सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताया सर। जो बाय का स्टॉक रडार पे आया है 628 629 का अभी भाव है, 628 629 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ के अंदर मोमेंटम बनेगा। स्टॉक पिछले 5-6 दिन की गिरावट के बाद अब यह अपसाइड मूव का बाउंस बैक दिखाने को तैयार है। कल का हाई स्टॉक यहाँ पे ब्रेक कर रहा है 630 के ऊपर। जैसे ये निकलेगा तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। HDFC लाइफ में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 640 का पहला टारगेट दिखाएगा, 648 का दूसरा टारगेट दिखाएगा। नीचे के अंदर जो स्टॉक का सपोर्ट है 619 620 के पास है, तो 620 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के HDFC लाइफ में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 640 का इसका पहला टारगेट, 648 का इसका दूसरा टारगेट। खरीदारी करें HDFC लाइफ। करें HDFC लाइफ, ये है आपके लिए सुमित जी की पसंद। स्टॉक पर भी आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। एक्शन कुछ और काउंटर्स पर भी आपको बनते हुए दिख रहा है। BF यूटिलिटीज, जरा इस पर रखिएगा नजर। 20% का सर्किट आपको BF यूटिलिटीज में आते हुए दिखा है, तो कुछ बड़ी मूव्स यहाँ पर आ रही हैं। जैकॉप, इस पर भी रखिएगा नजर, यहाँ पर भी आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है। जैकॉप को भी जरा पुरअप करते हैं, देखिए इस पर भी स्पाइक है, डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, 7.5% ऊपर है। RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जरा एक बार इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आई डोंट नो अगर कोई नया ट्रिगर आया है स्पेस के लिए या कुछ और है, बट ये सारे काउंटर्स आपको मूव में आते हुए दिख रहे हैं। RIIL पर फिलहाल उतनी बड़ी मूव नहीं है, बट जैकॉब पर बड़ा एक्शन है। और BF यूटिलिटीज 20% के सर्किट पर है। जैसा कोई नया डेवलपमेंट आ रहा है स्पेस के लिए कुछ है, बिकॉज सर्किट पर आ गए जो लैंड बैंक्स वाले स्टॉक्स जाने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ तो होल्डिंग कंपनीज को लेकर भी कुछ आ रहा है, तो BF इन्वेस्टमेंट्स भी चला, BF यूटिलिटीज, कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स, ये कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स आज काफी फॉर्म में है। और रीजन ये भी है, देखिए सारे कंसोलिडेशन किए हुए बहुत ज्यादा चले हुए स्टॉक्स नहीं है। और अब बस यही होता है कि कैश मार्केट में आपको काफी दिन तक कोई भी स्टॉक को एक तरीके से बोलते हैं ना, झेलना पड़ता है या सेकना पड़ता है या होल्ड करके रखना पड़ता है, कुंडी मार के बैठना पड़ता है। फिर कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन पहला दिन 20% सर्किट, दूसरा दिन 20%, 2 दिन के बाद फिर 10% भी लगता है, ऐसा भी होता है। तो बहुत दिनों का एक कंसोलिडेशन के बाद ये सारे स्टॉक्स चले हैं। और आप देखिए BF यूटिलिटीज की बात करें तो लाइफ टाइम हाई है 2500 रुपया, वहां से आज भी इतने नीचे चल रहा है। तो कई बार इन्वेस्टर्स ये देखते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, कि आप लाइफ टाइम हाई से कितने नीचे हो, और वो आइडियाज अब काम करेंगे। जब मैं शो के लिए आ रहा था तभी मैं यही चीज देख रहा था कि इस बार ये देखेंगे कि लाइफ टाइम हाईज मार्केट्स में आ गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप सब में। बट यहाँ पे कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे है, तो वो वैल्यू दिखता। आप नीचे से कितना ऊपर चला ये मत देखिए, ऊपर से कितना नीचे था और वहां से अभी तक इतना ही चला। तो ये चीज सोचनी पड़ती है, और मुझे ऐसा लगता है ये एक रीजन है। इन स्टॉक्स में वैल्यू भी है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो बिल्कुल जिन्होंने लिया हुआ उनको पिछले 2 दिनों में अच्छा गेन मिला, और मेरे हिसाब से होल्ड करके रखना चाहिए, अभी भी स्टीम बाकी है। और एक और रीजन जो मैंने पेपर के बात करते टाइम पे या शुगर के टाइम पे बोली थी, ये सारा वही रीजन है
कि बॉटम फिशिंग हो रहा है, जो स्टॉक्स नहीं परफॉर्म किया है वहां पे सर्टेनली इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। ओके तो ये है आपके लिए कुछ लैंड बैंक से जुड़े स्टॉक्स। अनिल जी अच्छा एक्शन इसमें बन रहा है। आई डोंट नो कुछ अगर आगे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आने वाला है इस स्पेस के लिए या नहीं है, कुछ खबरें भी चल रही हो, बट मूव यहाँ पर अच्छी आती हुई दिख रही है। बिल्कुल दीप, और ये सारे के सारे स्टॉक्स वो हैं जो जिनके पास बड़ा लैंड बैंक है और जो SEZ से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो कोई पॉलिसी डिसीजन हो सकता है। ये फ्यूचरिटी हमें याद है, हमें 200 रुपये से हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, और इसकी NAV की हम बात करते थे कि 1400-1500 रुपये के आसपास की NAV बनती है। अब यही हो जो जैन साहब बोल रहे हैं कि इसमें आपको बैठना पड़ता है, जैन साहब से मैं पूरा सहमत नहीं हूँ, थोड़ा सा एक ही जगह असहमत हूँ। जैन साहब ने बोला कुंडी मार कर बैठना पड़ता है तब जाके इसका रिटर्न है, तो मैं असहमत यही हूँ कि कुंडी नहीं कुंडली मार के बैठना पड़ता है, बाकी बैठना पड़ता है। जैन साहब कुंडी मारना है कुंडली कुंडी वो बोलते बोलते में फोन है वो लैग कम हो गया था एक ले रह गया था, ले ये लगा ले कुंडली मार के बैठना, बस इतना ही, बाकी हर चीज में सहमत हूँ। कुंडली मारने से कुछ नहीं होगा, कुंडली मारना पड़ेगा। बिल्कुल तो ये है, बाकी बिल्कुल जो राय जैन साहब ने दी एकदम सही है। आइए बिगुल मेहुल जी के लिए BTS डबल टी का। जी मेहुल जी बताइए। सर जी एक कैश का स्टॉक ध्यान में आया है, वो है शोभा लिमिटेड। शोभा इसलिए बिकॉज पिछले 8 से 10 दिन से कॉन्स्टेंटली नीचे गिरा और आज एक रिवर्सल कैंडल बना है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है यहाँ पर लॉन्ग जाने के लिए। 555 के स्टॉप लॉस से शोभा लिमिटेड को बाय करना है। 570 के आसपास का भाव है। अपसाइड टारगेट मैं समझता हूँ 600 रुपए के शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। शोभा लिमिटेड जहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई इस वक्त बहुत ही बढ़िया। नहीं माफ़ कीजिएगा, महल जी की तरफ से आती हुई। हिमांशु जी की राय तो आनी बाकी है। हिमांशु जी सोच रहे मैंने दी नहीं, मुझे क्रेडिट मिलेगा। हिमांशु जी आपकी क्रेडिट अलग से आएगी। बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। जी सर बताएं। अनिल जी खरीदारी करनी है LTTS के फ्यूचर्स में, जहां पर BTST करके चलने की सलाह है। आज IT स्टॉक्स थोड़ा सा कुछ कंसोलिडेट होते हुए जरूर नजर आए, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि BSOFT जिसके बारे में सुबह जिक्र किया था, और LTTS जो एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। LTTS में आज एक पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, उस ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट रीटेस्ट हुआ और अब वापस स्टॉक अपसाइड के लिए तैयार है। तो LTTS के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे, 4325 के आसपास के लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 4300 का, और यहाँ पर टारगेट रहेगा 4380 और 4420। दोनों टारगेट मुझे लगता है कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। 4420 तक के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करिए। ये है आपके लिए राय हिमांशु जी की तरफ से L&T टेक पर। चलिए वापस IT आपको थोड़ा रोटेशन में दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से IT का अच्छा योगदान रहा है बाजार को होल्ड अप करने में, बट एक स्पेस जहां पर रखनी है नजर, रेलवे से जुड़े स्टॉक्स तो हम कह ही रहे हैं आप यहाँ पर रखिए नजर, बट एक कंपनी जो रेलवेज में भी बड़ा योगदान है, मेट्रो कारोबार में भी बड़ा योगदान है, और ऑफ कोर्स कैपिटल गुड्स की तो दिग्गज मानी ही जाती है BEML। डिफेंस का भी इसका कारोबार है। चल क्या रहा है BEML में, जरा जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए क्यों इस स्टॉक को बाजार के फोकस में रहना चाहिए? आज 5.25% ऊपर है, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखें मैनेजमेंट की तरफ से बढ़िया जो है आपको आउटलुक निकलता हुआ आया है। जब रेलवेज का उन्होंने ये जो अपडेट देते हुए दिखे ये आया है कि रेलवे में 2030 तक लगभग 800 और जो है वंदे भारत ट्रेन जो है उसका टारगेट रखा गया है, और ये जो 800 नई जो वंदे भारत ट्रेन होगी इसका मेंटेनेंस के साथ साथ ओवरऑल अगर आप देखें तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो करेंगे वो लगभग 2 लाख करोड़ का करेंगे। और इसमें मैनेजमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसमें से लगभग 70,000 करोड़ का जो कंपनी का अनुमान ये है, जहाँ पे मैनेजमेंट का ये अनुमान है कि आने वाले 5 से 7 साल में 70,000 करोड़ का ऑर्डर जो है सिर्फ रेलवेज और मेट्रो से कंपनी को आ सकता है। इसका इंपैक्ट बड़ा इस हिसाब से आप समझें कि अगर आप कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक देखेंगे तो मौजूदा ऑर्डर बुक टोटल सभी सेक्टर मिला के सिर्फ 9,800 करोड़ की है। तो कंपनी बोल रही है कि 5 से 7 आने वाले 5 से 7 साल में वो 70,000 करोड़ का ऑर्डर उनका इन्फ्लो सिर्फ रेलवेज और मेट्रो से आ जाएगा। अब बात आती है अगर आप बात करें डिफेंस केस पे, तो डिफेंस केस में जो कंपनी ने बताया कि 2002 में कंपनी ने कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स जो है वो सप्लाई करे थे, उनका वापस से जो है मेंटेनेंस के लिए अगर उनके पास काम आएगा और वो जो मेंटेनेंस के लिए कारोबार आएगा वो 3,500 करोड़ का कारोबार लेकर आएगा। उसी के साथ साथ 300 नई आर्मर्ड व्हीकल्स का जो है यहां पर वो ऑर्डर आ सकता है, और वो लगभग कंपनी को 5,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर देगा। और मैनेजमेंट का अनुमान यह है कि FY26 और FY27 के हिसाब से अगर आप देखें तो सिर्फ डिफेंस से ही उनको 5,000 करोड़ की आय होने वाली है, जो कि अगर आप मौजूदा आय अगर आप देखेंगे कुल आय ही लगभग
4,000 करोड़ के आसपास की आय है, पर अभी जो डिफेंस है ही वो लगभग 5,000 करोड़ की आय बोल रहे हैं। और अगर आप इस टोटल आय में FY23 की कुल आय का अगर आप पार्ट देखेंगे तो डिफेंस की अभी आय सिर्फ 880 करोड़ ही है। उस हिसाब से काफ़ी बड़ा आउटलुक हो जाता है। एक एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर हमेशा कंसर्न है। वहाँ पर मैनेजमेंट ने ये कहा है कि वो उसे 20% से कम कर देंगे। उसी के साथ साथ 900 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सुपर एन्यूएशन के जरिए लगभग अगर आप देखें आने वाले 2 साल में कम होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि वो जो फ्रेश एम्प्लॉइज हैं, फ्रेश हायरिंग जो है वो भी कर रहे हैं ताकि जो लूप होल्स हैं वहां पर उसको फिक्स कर सके। तो ओवरऑल आप सभी सेक्टर्स के हिसाब, सभी सेगमेंट्स के हिसाब से करें, वहां पर मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग जो है वहां पर आउटलुक आता हुआ दिखा है। तो आप कह रहे हैं अभी डिफेंस रेवेन्यू इनका 800 करोड़, 880 करोड़ का, 900 करोड़ मान लीजिए, और वो कब तक FY26 FY27 बोल रहे हैं 5,000 करोड़ का रेवेन्यू पर एनम सिर्फ डिफेंस से ही हो जाएगा। सिर्फ डिफेंस से हो जाएगा। और अभी जो कुल ऑर्डर बुक है लगभग 10,000 करोड़ की मान लीजिए आप, सिर्फ रेलवेज और मेट्रोज की ऑर्डर बुक उनकी 70,000 करोड़ की हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो फिर कुल ऑर्डर बुक कितने साइज की होगी आप सोच सकते हो। तो डिफेंस और मेट्रो रेल ये 2 कारोबार हैं जिसकी तरफ बहुत बड़ा योगदान इन्हें आने वाला है। BEML, और इसलिए देखिए आई थिंक स्टॉक भी आज बाजार के रेडार पर काफी एक्टिवली ट्रेड कर रहा है। जैन साहब ट्रैक करते हैं सर BEML को? बिल्कुल करते हैं। देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में रिजल्ट्स अच्छे आए, इनका जून क्वार्टर जनरली हल्का रहता है। मैंने एनालाइज किया था कि पुराने जून क्वार्टर्स भी हल्के रहते हैं और इस बार भी जून का क्वार्टर कम हल्का था, सो दैट वाज वन रीजन। और ओवरऑल बहुत जबरदस्त अब पिछले 5-6 क्वार्टर से परफॉर्म करने लगे। रीजन यही है वंदे भारत। और देखिए सबसे बढ़िया बात है कि बहुत सक्सेसफुल है जो वंदे भारत में अगर आप बैठते हो और जो एक्सपीरियंस है और ये जिस तरीके का एक्सपेंशन प्लान है सरकार का, तो सर्टेनली ये कंपनी बेनिफिशियरी रहेगी। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी चीज, और कंपनी की मार्केट कैप है 8,500-9,000 करोड़। सो दैट इज वन रीजन कि यहाँ पे स्कोप है और चला हुआ बहुत है, ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा अगेन बात वही रहेगी कि अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को देखते हुए एंट्री लेनी है तो थोड़ा नीचे आए तो ले। बाकी पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव सारा टेलविंड्स भी है, तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया हुआ वो बने रहे। एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर। रेलवेज, डिफेंस, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया लग रही है। आज इन्हीं पे बातें हो रही है, सो आई फील इट्स अ वेरी गुड होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड। ओके तो ये है BEML 2000 के पार निकलता हुआ, और BEML के 2000 के पार की सफलता पर बधाई कुणाल जी और राकेश जी को भी दी जानी चाहिए। 1200-1300 रुपये से लगातार बहुत ही तेजी की उम्मीद करते हुए अच्छे कॉल्स दिए और मैंने लगातार इसको याद भी रखा है और अब 2000 के पार भी निकल चुका है। तो आपके मेरे ख्याल से तो अब सारे टारगेट्स आगे होंगे कुणाल जी? अनिल जी टारगेट आ गए। अनिल जी हाल में जब इसने अनिल जी 1700 रुपये के लेवल्स को पार किया था तभी भी मैंने और राकेश जी ने फिर एक बार रेकमेंड किया और उसके बाद अब 2000 के लेवल्स भी पार होते दिख रहे हैं। तो अनिल जी अभी भी हमारी होल्ड करने की राय है। हालांकि जिनके पास पोजीशन है, जिनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ, बांध लिया तो कोई मलाल नहीं है, लेकिन अगर होल्ड किया हुआ है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। ये स्टॉक और भी यहाँ से और ऊपर के लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है। और अनिल जी धन्यवाद आपका याद रखने के लिए। नहीं मैं तो रखता हूँ याद रखने तो मतलब चिंता ही मत करें। याद तो ज़्यादातर चीज़ें रह जाती है। अब थोड़ा हो सकता है उम्र के हिसाब से कम रहती हो तो अलग बात है। कोई जहाँ टारगेट हिट नहीं हुए मैं भूल भी जाता हूँ कभी कभी लेकिन जो हिट होता है वो तो याद रख ही लेता हूँ। समझ तो गए होंगे आप? बिल्कुल। आइए बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब फरमाएं। अनिल जी BTST के लिए मैंने चूज किया है फेडरल बैंक। आई थिंक एक मल्टीपल टॉप्स को ब्रेक करने की तैयारी है। लगभग 135-3550 का वो रेंज है। अभी 135 रुपये 15 पैसे का भाव चल रहा है। आपका टारगेट 140-142 होना चाहिए कल के दिन में ही, और आपका स्टॉप लॉस 133 का होना चाहिए। 133 के स्टॉप लॉस के साथ फेडरल बैंक पर करें खरीदारी। 135 पर फिलहाल आपको मिल रहा है। आई थिंक आज सुबह जय की भी कॉल आई थी। 138-140 के टारगेट जय की तरफ से भी आपको आते हुए दिखे थे, और फिलहाल आपके लिए वागले साहब की तरफ से भी फेडरल बैंक पर मूव आ रही है। स्टॉक पर आपको मूव आती हुई दिखी है। इनफैक्ट कुछ और काउंटर्स भी हैं जो पिछले कुछ मिनट में मूव करते हुए दिखे, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर से आपका थोड़ा एक्टिव होते हुए दिखा है। बंधन बैंक में एक मूव आई है, RBL बैंक में भी मूव आपको आती हुई दिखी है, SBI भी आपको थोड़ा एक्टिव होते हुए दिखा है। तो चुनिंदा बैंकिंग काउंटर्स हैं जो पिछले 5-10 मिनट में आपको थोड़ी एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिख ही रहे हैं, और बाकी बैंक्स में भी निचले स्तरों से थोड़ा एक्शन आया है। PNB तो सुबह से एक्टिव है ही, करीब 2.5% ऊपर PNB भी इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक बार मेहुल जी से जरा PNB के चार्ट पर भी राय ली जाए। मेहुल जी जरा PNB का भी चार्ट देखें, सुबह से ही एक्टिव है, अभी भी अपनी गेंस होल्ड कर रहा है सर।
जी हाँ दीपांशु जी, देखिए पीएनबी एक ऐसा काउंटर है फिलहाल जो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है पीएसयू स्पेस में। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है, बट यहाँ पर किसी को करना भी है फ्रेश बाइंग, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा 60 रुपए का, बिकॉज ये जब काउंटर ट्रेंड इनकी आती है पीएसयू बैंक्स की तो फॉल काफी डीप होता है। तो यहाँ पर 60 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अपसाइड में ज्यादा नहीं, बट एटलीस्ट 68 69 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो होल्ड कीजिए, रिवाइज स्टॉप लॉस 60 रुपए का लगा लीजिए इसमें। ओके तो ये है आपके लिए पीएनबी, जिस पर आपको तो एक इंटरेस्टिंग मूव आती हुई दिख रही है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, ये भी एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है जहां पर मूव आ रही है। सुबह से ही थोड़ा एक्टिव बना हुआ है सीजी कंज्यूमर, और अभी देखिए 3% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 मिनट में इस पर भी एक थोड़ा स्पाइक बना है। हिमांशु जरा एक बार इसका भी चार्ट देखेंगे। सीजी कंज्यूमर थोड़ा मूव आ रहा है सर इसमें। दीप, एक बड़ी गिरावट पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी। स्टॉक ने अपनी फॉलिंग 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और वहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया था। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एनकरेजिंग चार्ट नहीं है, इससे बहुत ज्यादा अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर 19,000 के मार्केट में अगर कोई स्टॉक कंसिस्टेंटली 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे टिका हुआ है, वो भी फॉलिंग जिसका ट्रेंड है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हर रिकवरी पर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए बचे जब तक ये स्टॉक 300 रुपए से ऊपर सेटल होता हुआ नजर नहीं आए। अगर किसी की लोअर लेवल्स की खरीदारी की पोजीशंस हैं तो यहाँ पर 278 या 275 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर आपके लिए थोड़ा एक्टिव ये काउंटर हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बाजार में बनते हुए दिख रहा है और वो है म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोस को लेकर। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने लगातार लार्ज कैप जो फंड्स हैं वहां पर निवेश घटते हुए दिख रहा है, लेकिन स्मॉल और मिड कैप फंड्स में निवेश आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। क्या कह रहे हैं ये आंकड़े, आइए जरा थोड़ा समझते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए इस ट्रेंड के बारे में। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आता हुआ दिखा है। देखिए, अगर आप जुलाई 2023 की स्पेसिफिकली अगर आप बात करें, यहाँ पर जो टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें जो लार्ज कैप फंड की हिस्सेदारी है, अगर आप टोटल का अगर आप पार्ट देखेंगे तो लगभग 14.6% आती हुई दिखी है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब से एमफी जो है ये डेटा उपलब्ध कराने लगी है कि आपका कितना लार्ज कैप में है, कितना स्मॉल कैप में है, जब से ये डेटा आ रहा है उसके बाद से ये सबसे निचले स्तर पर आता हुआ दिखा है कि टोटल इक्विटी जो AUM है उसमें आप लार्ज कैप फंड का जो कितना परसेंटेज शेयर है। आप देखिए मार्च 2020 में जो 19.6% था, फिर मार्च 2021 में गिरकर 18% हो गया, फिर मार्च 2022 में गिरकर 16.6%, मार्च 2023 की बात करें तो वहाँ पर 15.5% और अब ये सिर्फ 14.6% पर आता हुआ दिखा है। मतलब यहाँ पर तो अगर आप देखें तो परसेंटेज जो है लार्ज कैप फंड का प्रपोर्शन जो है वो गिर रहा है। तो बढ़ कहाँ पे रहा है? बढ़ रहा है आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में। यही सिमिलर ट्रेंड अगर आप देखेंगे, सिमिलर समय का अगर आप अवधि का अगर आप टाइम फ्रेम का देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर परसेंटेज जो है, जितना फ्लोज यहां पर जो आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है। मार्च 2020 में जहां स्मॉल कैप में टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड का सिर्फ 6% था, वो बढ़कर मार्च 2022 में लगभग 8% के आसपास हो गया और अभी अगर आप देखें जुलाई में लगभग 10% के आसपास का हो गया। सिमिलरली वही अगर आप डेटा मिड कैप का अगर आप देखें तो जहां पे मार्च 2020 में लगभग 11.4% था, वो मार्च 2023 में 12.1% हो गया और अभी का अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग 12.6% के आसपास होता हुआ दिखा है। अब ये वाली बात तो परसेंटेज के हिसाब से हो गई कि टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड में किसका परसेंटेज बढ़ रहा है, किसका परसेंटेज कम हो रहा है। अब आप इनफ्लोज की स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़िया और अच्छे क्वालिटी इनफ्लोज जो है आपको आते हुए दिख रहे हैं। पिछले एक साल में स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा इन्फ्लो आता हुआ दिखा है, 30,300 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ दिखा है। वहीं मिड कैप की अगर आप बात करें तो पिछले एक साल में लगभग 20,000 का यहां पर है इन्फ्लो आता हुआ दिखा है। और सिमिलरली अगर आप लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप ने पिछले एक साल में यहां से लगभग 3,830 करोड़ के आसपास पैसा निकला है। तो जो स्मॉल कैप में लगभग एक साल में 30,000 करोड़ आया है, मिड कैप में देखें तो वहां पर 20,000 करोड़ आया है। वहीं लार्ज कैप फंड की अगर आप बात करें तो वहां पे लगभग 3,830 करोड़ रुपए जो है वहां पर निकलते हुए दिखे हैं। तो ये ट्रेंड सिमिलर अभी के पैटर्न के हिसाब से लग रहा है कि पैसा लार्ज कैप में से निकल के स्मॉल कैप और मिड कैप में जा रहा है। इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, लार्ज कैप में से निकलकर मिड और स्मॉल कैप में जा रहा है। ओवरऑल बास्केट भी बढ़ रही है और वो ज्यादा बास्केट मिड और स्मॉल कैप की वजह से बढ़ रही है। और हम देख भी रहे हैं ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस पिछले 4 महीनों में तो मिड कैप स्पेस ने आउट परफॉर्म कराई है और जो अरमान का डेटा भी दिखा रहा है पिछले कुछ महीनों का ये भी वही कर रहा है। और मिड और स्मॉल कैप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं हमारे जैन साहब भी। जैन साहब, यहाँ तो और भी बढ़िया फ्लोज आ रहे हैं सर इस स्पेस में।
बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता था ये सवाल आएगा। और स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर कोई बात करे, मेरे से कोई भी म्यूचुअल फंड की बात करता, देखिए हम तो फ्रीडम डे वाले दिन बॉर्न हुए हैं, तो मैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें काफी करता हूँ, एसआईपीज की बातें और म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि जिनको अगर समय नहीं है म्यूचुअल फंड्स में लगाए और आंख मीच के मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में लगाए। देखिए लार्ज कैप तो ठीक है, रिटर्न्स देगा, लोग बाग निफ्टी फंड की, निफ्टी जो ईटीएफ है उनकी बात करते हैं, बट स्मॉल कैप मिड कैप आगे भी बहुत जबरदस्त चलेंगे। एक तो रीजन है रिकैटेगराइजेशन का भी रीजन है। देखिए टॉप 100 कंपनीज आर लार्ज कैप, उसके बाद जो 150 कंपनियां मिड कैप, और उसके बाद है स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप में तो देखिए मैं तो नैनो कैप हो या माइक्रो कैप हो, हम तो वो भी देखते हैं। और आजकल हालांकि 500 करोड़ के नीचे की कंपनियों का एक जो रिस्क आया नया ESM2, वो एक अलग बात है, बट ओवरऑल देयर आर सो मेनी गुड स्टॉक्स। आप बाकी की जो यूनिवर्स हो बहुत जबरदस्त है, और एक्चुअल रिसर्च जो हम लोग, मैं लाता हूं या सारे हमारे पैनलिस्ट लाते हैं, सब लोग फंडामेंटल्स टेक्निकल्स वाले, उससे बहुत फायदा पहुंचा, क्योंकि हम नए नाम लाते हैं, लोग रिसर्च करते हैं, और आजकल एनालिटिक्स के एप्स और सब लोग हमारे चैनल को देखते हैं, तो उससे बहुत फायदा हुआ है और पैसा वहां बनता है। और सबसे बढ़िया बात है रिकैटेगराइजेशन के बाद फॉर्मलाइजेशन जो इकोनॉमी में हुआ है, जो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं, और जो रेगुलेटर्स को हैट्स ऑफ इसके लिए, हर जगह पे जो रेगुलेशंस को टाइट किए हैं और सिस्टमैटिक किए, टाइट का मतलब रेगुलेट राइटली किया, उससे लोगों ने रिजल्ट्स जो आ रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। कई पुरानी कंपनियां, जैसे मैंने सुबह एक 1968 की कंपनी के बारे में बात की, कई 1949 50s की कंपनी है जो कई सालों से नॉर्मल थी, मगर अब सब लोग रिजल्ट्स और ये सब बढ़िया कर रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त, आगे भी मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त चलने वाले हैं। नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स मिड कैप स्मॉल कैप पे जबरदस्त फोकस रहिए। जहां भी गिरावट आए मार्केट में, बिल्कुल ग्रैब स्मॉल कैप और मिड कैप ही कीजिए। और हमारा चैनल है ही है, हम लोग रोज नई आइडियाज, भले नई हो या रिपीटेड आइडियाज हो, लाते रहेंगे। तो ये है मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त एक्शन, और इस एक्शन के लिए चैनल आपको सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज देते हैं। आज भी देखिए क्लोजिंग शो में लेटेंट व्यू मेहुल जी, सोना BLW सिटी साहब, नेल्को सिटी साहब, हिमांशु जी इंडियन बैंक, मेहुल कोठारी साहब शोभा डेवलपर्स, और जैन साहब तो बार बार लगातार दे ही रहे हैं, कुछ न कुछ देते ही जा रहे हैं। आइए, और देने के लिए तैयार है जय ठक्कर कैश का ऑप्शन। जय जी बताइए जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, बैंक में मेरा व्यू पॉजिटिव था और 44,000 का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया था। वहाँ पे देखो आप ज़्यादा गिरावट आई भी नहीं है, निफ्टी में ही आई है, और वहाँ पे एक अच्छा मूव आया भी था। 94 वाला अनिल जी 130 हुआ था ड्यूरिंग द शो ओनली, और मैंने अपडेट भी किया था उस पर, तो एक अच्छा मूव वहाँ पे आया था। वहाँ पे तो प्रॉफिट बुक करने या तो ट्रेल करने की सलाह दी थी। फेडरल बैंक में भी एक अच्छा मूव देखने मिला। अब अनिल जी टाइटन खरीदना है, टाइटन का 3040 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है अनिल जी, ये 65 से 65 से 66 के रेंज में भी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे 65-66 के रेंज में इन द मनी कॉल ऑप्शन टाइटन का। यहाँ पे अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है। और मेरे टारगेट्स ऊपर में यहाँ पे है, द फर्स्ट टारगेट कम्स टू 83 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 95 का सेकंड टारगेट। बड़े टारगेट अनिल जी दे रहा हूँ 65 वाला 95, बिकॉज टाइटन में ओवरऑल अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से टेक्निकल भी स्ट्रक्चर है इसका, एक क्लियर फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है, फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ है, इंपॉर्टेंट लेवल 3040 के निकले हैं, इसलिए 3040 का कॉल रिकमेंड किया है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा ना जी, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, 52 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाकर इसको खरीदें। ओके, 52 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। टाइटन 3040 का कॉल 70 के आसपास आपको मिल रहा है, 83 का टारगेट है और 52 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। सुबह से ही बाजिंग है टाइटन, और अभी भी आपको यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखेगा। और सुबह जय बात करके भी गए थे फेडरल बैंक की, जहाँ पर अभी वाघे साहब की भी राय आई है, और ये स्टॉक भी आपको काफ़ी एक्टिव बनते हुए दिख रहा है। श्रीराम फाइनेंस भी एक और काउंटर है जिस पर हम सुबह बात कर रहे थे, और यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस में अच्छा एक्शन आ रहा है, चुनिंदा और NBFCs भी फोकस में है। तो आइए एक बार वरुण से बात करते हैं इस पूरे स्पेस के बारे में। पहले तो बताया वरुण, NBFCs के बारे में आई थिंक आज मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं वो इस रिपोर्ट में, क्या पसंद आ रहा है उन्हें? देखिए, कुछ हद तक तो उन्होंने Q1 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसको हाईलाइट किया है। इसके अलावा फ्यूचर आउटलुक को लेकर भी इन्होंने कहा है। सबसे पहले तो इनका कहना है कि Q1 के जो नतीजे थे वो काफ़ी हद तक मिले जुले हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि रेपो रेट कट जो है, क्योंकि जो CPI का आंकड़ा आया है
अब वो थोड़ा और टलते हुए दिखाई दे सकता है। महंगाई के चलते आगे चल के एनबीएफसीज में थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, हालांकि इसकी बहुत बड़ी चिंता इनको नहीं है। जो दबाव होगा वो थोड़ा बहुत मार्जिनली रहने वाला है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एनबीएफसीज इनको अभी भी पसंद है और ये इनका पॉजिटिव रहने का सबसे बड़ा कारण है। और सबसे ज़्यादा इनको कुछ पसंद है तो वो इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो इनको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ इनके पसंदीदा स्टॉक है। इसके अलावा बाकी एनबीएफसीज में अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, कैनफिन होम, एसबीआई कार्ड्स, मन्नपुरम, श्रीराम फाइनेंस, एप्टस वैल्यू और होम फर्स्ट फाइनेंस, ये वो तमाम स्टॉक्स है जहाँ पे ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेक्टर में नीजक रिएक्शन आपको थोड़ा बहुत देखने मिलेगा जो सीपीआई का आंकड़ा आया उसके चलते है, लेकिन कोई बड़ी चिंता की बात है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट इनको लगता है कि वैल्यूएशंस पूरे एनबीएफसी सेक्टर के काफ़ी अच्छे हैं और इसके लिए ये सब टॉप पिक्स जो है इनके पूरे सेक्टर में निकल के आ रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस इसमें भी इंक्लूडेड है। साथ ही वो श्रीराम फाइनेंस पे यूबीएस की रिपोर्ट आई है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने अपना कवरेज इनिशिएट किया है, यानी कि अपने कवरेज को शुरू किया है और यहाँ पे लक्ष्य जो है 2185 का दे रहे हैं। इनका कहना है कि कंपनी की एक बहुत बड़ी रीरेटिंग यहाँ पे हो सकती है। खासकर इनका कहना है कि मर्जर के बाद जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है उसमें काफ़ी बदलाव आया है और मार्केट इसे रियलाइज़ नहीं कर रहा है, ये इनका साफ कहना है। ये कहते हैं कि कंपनी को एमएसएमई, टू व्हीलर, गोल्ड और पर्सनल लोन सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिल सकती है। FY 23 से 25 तक AUM करीब 17%, डिसबर्समेंट 16%, व्हीकल फाइनेंस 12% और बाकी जितने नए सेगमेंट्स हैं उसमें करीब 25% के आसपास की ग्रोथ होगी। इनफैक्ट इनका कहना है कि FY 23 से 30 तक EPS ग्रोथ साल दर साल यानी कि सालाना अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे करीब 15.4% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिल सकती है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि बाकी कंपनियों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं। कुछ कंपनी से 27% और कुछ पीएस से ये करीब 70% डिस्काउंट पे ट्रेड करती है। इसके लिए अगर आप इसको 1.6 के आसपास का मल्टीपल देंगे तो करीब 2200 के आसपास के लक्ष्य जो है वो निकल के आते हैं। बहुत बड़ा री-रेटिंग कैंडिडेट है ये और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने इनिशिएट किया है बाय श्रीराम फाइनेंस पे। तो श्रीराम फाइनेंस इन पर्टिकुलर तो इन्हें पसंद आई है, दोनों को पसंद है, मॉर्गन स्टैनली को भी पसंद है और यूबीएस को भी पसंद है। और अदरवाइज आल्सो बैंकिंग और फाइनेंशियल पर हमने देखा है पॉजिटिव आते हुए देखा। सब फिच ने दे दिया, मॉर्गन स्टैनली ने दे दिया, सबके सब दे दिया। चलिए, आज वैसे बैंक निफ्टी सुबह एक्टिव अभी उतना एक्टिव नहीं है, बट हैविंग सेड दैट एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। 43,900 पर आने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। उतना खराब नहीं है सर जितना शायद आधा घंटा 1 घंटा पहले जब शो की शुरुआत करी थी तब। एक स्टॉक का जिक्र हम कर रहे थे दीप, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ 231 के आसपास अब पहुंचता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से एक बड़ी सुस्ती में रहने के बाद, शायद हिमांशु जी बता रहे थे 228 230 सुबह किसने तो बोला था कि उसके ऊपर निकलेगा तो एक ब्रेकआउट होगा। किसने कहा था जरा हाथ खड़ा कर भाई? वैसे तो आप सब लोग मानते हैं, जानते हैं कि मैं सब ध्यान रखता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मैं ध्यान नहीं रखता। हिमांशु जी आपने कहा था ना, तो देखो मैंने ध्यान बराबर रखा बिल्कुल। जी हिमांशु जी, हो गया ब्रेकआउट? जी अनिल जी, ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट 228 के ऊपर ही हुआ है और जो वागले जी ने सुबह आज पीएनबी में जो ब्रेकआउट पकड़ा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, वही ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है 228 के ऊपर। ओके, तो परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय हिमांशु जी की तरफ से, ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ी और तेजी। वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मुझे बंधन बैंक में ही कहना था कि 230 के ऊपर अभी हिमांशु जी ने ऑलरेडी कह दिया है, 230 के ऊपर ही अभी वन वे चलना चाहिए। 240 तक आपका एक 3 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर 228 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा और 240 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न सुबह जैसे पीएनबी में बात की थी वैसे सिमिलर है। ओके, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक जिस पर रखनी है नजर। सुबह भी बात हो रही थी और स्टॉक पर देखिए जबरदस्त मूव अब आपको आती हुई दिखी है। वागले साहब का टारगेट 240 का रहेगा इस काउंटर के लिए। बैन से बेनिफिट, आइए इसका भी अपडेट ले लिया जाए। ये पूरी सीरीज रोज ही आपको एक्टिविटी दिखा रही है। आज का क्या है अपडेट बता रहे हैं आशीष। आशीष बताइए क्या कुछ अब बदलाव होंगे? आई थिंक 11 स्टॉक्स हैं आज बैन में। दीपांशु, इसके लेकर ही थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि अभी हमारे पास जो 11 स्टॉक बैन में ये 3 साल में सबसे हाईएस्ट हैं।
3 साल में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी दिन आपको 11 स्टॉक बैन में देखने को मिले। इससे पहले आखिरी बार जो है 20 नवंबर 2020 में 11 स्टॉक थे, जब करीब निफ्टी का फ्यूचर चल रहा था 12,700-800 के आसपास, तब यहाँ पर थे। अब तक अगर आप 2010 से लेके अब तक देखें तो सिर्फ हाईएस्ट है 16 स्टॉक्स का। तो अगर आपके पास 11, 12, 13 और 14 स्टॉक तक एक दिन लिस्ट में बैन में रहे तो आप 3 साल के हाईएस्ट स्तर पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लिस्ट बहुत लंबी है और लिस्ट नंबर की संख्या कम नहीं हो रही जो स्टॉक्स बैन में। आज भी अगर आप देखें तो आंकड़ा नहीं बदलेगा। मैं आपको कल के अपडेट जो बता रहा हूँ, बाहर निकलने के लिए तैयार है बलरामपुर चीनी। यहाँ पर करीब 80% के आसपास आ गई है मार्केट वाइड पोजीशन में। प्रिसाइजली आपको बताऊं तो 80.12% है, यानी बॉर्डर लाइन पर है, लेकिन उम्मीद है स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। सबसे हाईएस्ट है हिंदुस्तान कॉपर 111% MWPL के साथ। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि जो संख्या है वो नहीं बदलेगी, 11 के 11 स्टॉक के आपके पास बैन में रहेंगे, तो PNB ये स्टॉक ऐसा है जो बैन में आने के लिए तैयार है। कल भी अगर आप देखें तो पोजीशंस राउंड फिगर 93% के आसपास थी, आज 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। फिलहाल है 104%। तो PNB आपको बैन में देखेगा, बलरामपुर चीनी बैन से बाहर आ जाएगा। गिनती 11 की 11 रहेगी, 3 साल में सबसे हाईएस्ट। अंडरस्टूड। तो गिनती 11 की 11 रहेगी, 3 साल में सबसे हाईएस्ट आपके लिए बैन स्टॉक्स है। तो आई थिंक ये बाजार की एक्टिविटी का भी इंडिकेशन दिखा रहा है, जिस तरह से बाजार में बैन स्टॉक्स बने हुए हैं। और इस पूरी सीरीज हमने रोज कुछ ना कुछ अपडेट लिया ही है। पहले दिन से, आई थिंक पहले दिन ही इंडिया बुल्स आ गया था बैन में, बिल्कुल। और तब से हमने देखा है कि कुछ ना कुछ इन बैन स्टॉक्स में हो ही रहा है। बलरामपुर चीनी क्योंकि ये बैन से बाहर जा रहा है, एक बार इसके चार्ट चेक पर जरा इसके चार्ट पर एक चेक ले लेते हैं मेहुल जी की तरफ से। मेहुल जी जरा एक बार बलरामपुर चीनी का चार्ट देख लें सर। दीपांशु जी देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ही शांत है फिलहाल। तो काउंटर ऐसा कोई बड़ा मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा, बट यस एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा फेवरेबल है। यहाँ पर 385 का स्टॉप लॉस अगर किसी को लेना है बलरामपुर चीनी तो ले सकता है। 385 के स्टॉप लॉस है। अपसाइड भी थोड़ा सा सीमित ही रहेगा, 410 तक के अपसाइड देखे जा सकता है। ओवरऑल जो रेंज है इसकी 410 ऑन द अपसाइड और नीचे में तकरीबन 385 तक का जो बैंड है, इसी बैंड में ट्रेड कर रहा है। 410 जब निकलेगा तो एक बड़ा मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए 410 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है, बट मेजर ब्रेकआउट 410 के ऊपर ही आएगा। तो ये है आपके लिए बलरामपुर चीनी, इस पर रखेगा नजर। आइए 3:20 हो चुके हैं, बाजार एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहा है। लेते हैं अनिल जी से उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। कुछ ज़्यादा बदला नहीं है अनिल जी। अमेरिकी फ्यूचर्स में 60 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, करीब 30 पॉइंट ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखेंगे, हल्की बढ़त आपको S&P फ्यूचर्स में दिख रही है। कच्चा तेल थोड़ा ऊपर आ गया है, 1/4% ऊपर है इस समय। रुपये आपको डेज लो पर ट्रेड करते दिख रहा है, 19 पैसे की बड़ी गिरावट है रुपये में, अपने ऑल टाइम लो से ज़्यादा दूर नहीं है। बताएं सर, आज आई थिंक आज कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं आना है। एक तो उनके वीकली अनएम्प्लॉयमेंट और क्लेम्स आने वाले हैं, दूसरा उनका ये वॉलमार्ट के नंबर्स आने वाले। तो आई डोंट नो इस पर क्या रिएक्शन आएगा, बताएं सर क्या करना है। दीप वैसे तो ठीक है, बैलेंस है मार्केट, कोई बहुत अच्छे भी बंद नहीं हो रहे तो बहुत ख़राब भी नहीं हो रहे हैं। फ्रेश खरीदारी अभी वाली कल के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये लेवल सेशन जहाँ शॉर्ट करना बनता नहीं है और लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग आपको मिल नहीं रही। वैसे तकनीकी तौर पर देखें तो आप 44,000 के नीचे ही वापस बंद हो रहे हैं, तो थोड़ी सी रिस्क तो है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी 3 दिनों तक 19,400 को होल्ड करने के बाद आज 19,400 के नीचे बंद हो रहे हैं। सो आई थिंक जो दूसरे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लेवल है 19,300 और 43,600, उससे थोड़ा सा ऊपर बंद हो रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली 2-3 दिनों का जो लेवल है 19,400 और 44,000 उसके नीचे बंद हो रहे हैं। तो आई थिंक लॉन्ग बनाना रिस्की तो है ही है। शॉर्ट भी लोअर लेवल पर जाकर कर रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स आपको ठीक दिख रहे हैं, 70 पॉइंट ऊपर हो गए। सो बेहतर है कि कल के लिए ट्रेड रखें, ज़्यादा बढ़िया है। और अगर करना चाहें तो हल्का फुल्का लॉन्ग पोजीशन विद हेजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 19,360 के आसपास लॉन्ग कर रहे हैं, 19,200 का पुट ऑप्शन ले लीजिए तो आपकी हेजिंग हो जाएगी। बैंक निफ्टी पे 43,500 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए तो हेजिंग हो जाएगी। तो बिना हेजिंग के ट्रेड न करें, अगर शॉर्ट भी करें तो हेजिंग जरूर करें, वो ध्यान में रखें बस। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। हेजिंग करिए अगर आप पोजीशन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड अपनी कर रहे हैं। चलिए इस पर रखेंगे नज़र। और बाजार भी अब थोड़ी सुस्त क्लोजिंग के लिए ही जा रहा है। एक बार बीच में हमने देखा था फिर से थोड़ा एक्शन था। बैंक निफ्टी फिर भी 43,900 पर आने की कोशिश कर रहा है। एक और बैन लिस्ट वाला स्टॉक बट बहुत एक्टिव हो रहा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो है आपके लिए मनापुरम फाइनेंस। 4.25% ऊपर मनापुरम फाइनेंस आपको इसमें रखा है। लगातार कुछ ना कुछ एक्शन इसमें रिसेंट टाइम्स में बना ही हुआ है। वागले साहब क्या चल रहा है मनापुरम फाइनेंस में? वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, बट जिस तरह से चार्ट पर एक्शन बन रहा है, कोई लेवल जो आपके रेडार पर हो?
दीपांशु, आपने सही आइडेंटिफाई किया है, 160 तो ये जाएगा, लेकिन क्योंकि बैन में मतलब नहीं बनता है ट्रेड करने का, लेकिन किसी ने कैश में लिया है तो बुक करने की जल्दी ना करें। 160 अगर ये ब्रेक कर दिया तो एक राउंडिंग बॉटम से निकलेगा, तो फिर कम से कम ये फिर 190-200 तक भी जा सकता है। तो अगर आपने स्पॉट में या कैश में लिया है, होल्ड करके बैठे रहे, आपका स्टॉप लॉस लगभग 145 का होना चाहिए। ओके, तो 145 का स्टॉप लॉस है। स्पॉट लेवल्स आप ज़रा ट्रैक करें क्योंकि वायदा कारोबार के बैन में है, बट वहाँ पर अगर आप चाहें कैश में तो ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, अब हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, अभी आपने जिक्र किया था ये RIIL और जैकॉब जैसे स्टॉक्स का, और मुझे लगता है जैकॉब में जिस हिसाब का मोमेंटम है इसको BTSD जरूर करके जाना चाहिए। 203 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पे खरीदारी करें। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 13-14% बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब का मोमेंटम है ये और 10% तक का मूव कल दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो पहला टारगेट रहेगा लगभग 215-220 रुपए का, और उसके बाद दूसरा टारगेट उसके ऊपर 230-235 तक का भी खुलता हुआ नजर आ सकता है। 2018 और 2021 में दीप लगभग यही हाई थे स्टॉक के, लगभग 212-215 के, और स्टॉक आज जिस हिसाब से एक रेंज कंसोलिडेशन के बाद हैवी वॉल्यूम्स के साथ आज क्लोजिंग दे रहा है, मुझे लगता है कि ये 2018 और 21 के हाईज को ब्रीच करने के लिए तैयार है। तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ जैकॉर्प में BTSD करें, और मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में यहाँ पर 5 से 7% तक का अपमूव और देखने को मिल सकता है। टारगेट एक बार फिर से बता देंगे हिमांशु जी जैकॉब पे? जी, जैकॉब के लिए पहला टारगेट रहेगा दीप 215-218 रुपए का, और दूसरा टारगेट रहेगा लगभग 232 से 235 रुपए का। ओके, तो पोजिशनल बेसिस पर 230-235 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ट्रेड के लिए 215-218 पर रखें नजर। जबरदस्त मूव आ रही है, 16% ऊपर जैकॉब है। अभी थोड़ी देर पहले जब अनिल जी से हम बात कर रहे थे इन स्टॉक्स के बारे में, तब 8% ऊपर था जैकॉब, वहां से अब 16% ऊपर है। BF यूटिलिटीज ऑफ कोर्स सर्किट पर लगाई हुआ है, तो कुछ एक्शन जैसा अनिल जी भी कह रहे थे इस स्पेस में आपको बनते हुए दिख रहा है। लैंड बैंक वाली जो कंपनीज हैं जैकॉब, उनमें से एक रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा भी एक काउंटर है जिस पर आपको रखनी है नजर। कुछ ना कुछ मूव यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। इसमें एक और स्टॉक है दीप, महिंद्रा लाइफ। उसके पास भी जयपुर में काफ़ी बड़ा SEZ है। जैन साहब बताएंगे, जैन साहब को पता है, जैन साहब के इलाके का ही है ये बात। और ये भी एक स्टॉक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजबूत है। तो जैन साहब जरा इस पर भी राय दीजिए, आपकी पसंद में रहा हुआ है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मैंने 300 रुपए के लेवल से दिया हुआ है। मैं स्टूडियो में जब हम आते हैं हर साल बजट के टाइम पे, तो मैंने बजट के नेक्स्ट डे ये स्टॉक दिया था। और देखिए SEZ को लेकर सरकार काफी पॉलिसीज चेंज की है। 2004 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जिस तरीके से SEZ को डेवलप होना था इंडिया में उस हिसाब से नहीं हुए, तो कुछ ना कुछ उसमें DTA का जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया उसका परसेंटेज बढ़ाते गए, और अब SEZ को लेकर जो देश DESH जो नया और चेंजेस आ रहे हैं उन सब के पॉजिटिव वो दिखते हैं। फिर मेक इन इंडिया के ऊपर सरकार का फोकस है। तो ये सारे जो लैंड बैंक्स है, ये सारे जो SEZs है, ये सब फुल एक्शन में आएंगे। और देखिए अभी इनका उतना रिजल्ट्स और ये सब में बहुत ज्यादा ट्रांसलेट नहीं हो रहा है वेरी फ्रैंकली, बट आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये सारे, क्योंकि मेक इन इंडिया को अगर सक्सेसफुल करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को करना है, इन बड़ी बड़ी जो SEZs को जो लैंड बैंक्स अलॉट हुए हैं तो उनमें वैल्यू बहुत और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो इनफैक्ट RIIL हो, BF यूटिलिटीज हो, या जैकॉर्प हो, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, ये सब में काफी दम है। और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस सर्टेनली मेरा वन ऑफ द टॉप पिक्स है इन सारी स्टोरीज में अगर देखें। तो इन लैंड बैंक वाली स्टॉक्स पर रखें नज़र। कुछ तो मूव इस पर आ रही है। कैश मार्केट से यहाँ पर आपको अच्छी एक्टिविटी दिखी है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और मूव कई सारे स्टॉक्स में आपको बढ़िया बनती हुई दिखी है, इस पर भी रखिएगा नज़र। एक बजाज ऑटो पर भी राय लेनी है। ऑटोज आज सुबह से एक्टिव रहे हैं। वागले साहब, बजाज ऑटो में कोई व्यू, कोई BTSD ट्रेड बनता है कल के लिए? डेज हाई पर ही जा रहे हैं, 1.5% ऊपर। दीपांशु, सपोर्ट लिया है लगभग 4560-70 में, मोमेंटम भी है, लेकिन एज अ डे ट्रेड आज और कल के लिए मैं व्यू नहीं दूंगा। पोजिशनली आपको लेना है। मेरा व्यू 4850-4900 तक का है। अभी 4660-70 का भाव है, लेकिन उसके लिए आपको 4550 का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। ये बाय करने की एरिया है, यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। रिलायंस, जरा एक व्यू इस पर भी दे दें, क्योंकि पिछले 2 दिनों की रिकवरी में रिलायंस का योगदान था। आज रिलायंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इनफैक्ट 1.5% नीचे है। आज योगदान नीचे की तरफ ज्यादा है और डेज लो पर रिलायंस बंद हो रहा है सर।
मेहुल जी, सवाल आपके लिए था सर रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। सर आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप पूछ रहे हैं राइट? मेहुल जी, यस, रिलायंस। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पर उसने 2580 के आसपास का जो हाई बना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेंज बाउंड है, कोई बड़ा फॉल भी नहीं लग रहा। 2500 के आसपास का सपोर्ट है। 2500 अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा एक करेक्टिव मूव इसमें आ सकता है, 2450 तक की जगह बन सकती है। बट अभी के लिए एक छोटे से रेंज में 2600 ऑन द अपसाइड एंड नीचे में 2500 तक का एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, उसके बाद ही कोई नया मूवमेंट पता चलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ओके, ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पर भी रखिएगा नजर। आज गिरावट में रिलायंस का योगदान ज्यादा था, आईटीसी का योगदान ज्यादा था। टॉप लूजर है आज का, 2% नीचे आईटीसी। एलएनटी पर आपने प्रेशर देखा है, टीसीएस आपको गिरावट दिखा रहा था, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक और इन्फोसिस, ये कुछ दिग्गज है जिनकी वजह से आज निफ्टी आपको प्रेशर में दिखा है। सिर्फ 12 स्टॉक्स है निफ्टी की जिन्होंने होल्ड आउट किया है, उनमें ऑफकोर्स अदानी पोर्ट्स आज लीडरशिप दिखा रहा था, 4.5% ऊपर। टाइटन में खरीदारी आई, बजाज ऑटो में आपने खरीदारी देखी, 1.25% की मूव अदानी एंटरप्राइजेज में भी थी। एसबीआई, टाटा कंज्यूमर्स, डॉक्टर रेड्डीज, एक्सिस, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प यहां पर भी हल्की आपने खरीदारी देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बड़ी मूव्स दिखी हैं खरीदारी में। बाटा इंडिया 5.5% ऊपर, आरईसी पीएफसी दोनों में अच्छा एक्शन था। मनापुरम बैन में है बट अच्छी मूव दिखा रहा था। एस्कॉट सुबह से ही तेजी में 3.5% का उछाल। चंबल फर्टिलाइजर एक और बैन वाला स्टॉक जो अच्छा पॉजिटिव था। पीएनबी, श्रीराम फाइनेंस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, हैवल्स, फेडरल बैंक, अंबुजा, एसीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जीएमआर एयरपोर्ट्स और आईआरसीटीसी, इसमें भी अच्छी मूव देखी है। गिरावट थी जेके सीमेंट में करीब 3% की। इंडिया सीमेंट्स भी आपको कमजोर दिखा। ग्लेनमार्क फार्मा में प्रेशर था। लुपिन आज मुनाफा वसूली इस पर रही। मदरसन, दीपक नाइट्राइट, एस्ट्रल, वोडाफोन, जाइडस लाइफ साइंसेज, एलटीआई, माइंट्री यहां पर भी वीकनेस थी। साथ ही गोजस कंज्यूमर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहां पर प्रेशर बनते हुए दिखा। कैश मार्केट में आइए एक बार फिर से, कोचिन शिपयार्ड आज का स्टार रहा। साथ ही आपने मूव अच्छी देखी गार्डन शिप में भी अच्छी खरीदारी रही। शिपिंग कॉर्पोरेशन में पॉजिटिव व्यू था। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 7.5% ऊपर था। आईएफबी इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक, आईओबी और साथ ही हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज यहां पर भी 5.5% का आपने मूव देखा है। पेपर स्टॉक्स काफी एक्टिव आज होते दिखे थे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे भी आपको एक्शन था। अंबर एंटरप्राइजेस करीब 9% ऊपर रहा। तो अनिल जी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। मिड कैप स्मॉल कैप पॉजिटिव में क्लोज हुए बट नरमी आपको निफ्टी में तो दिखी। बैंक निफ्टी भी करीब 75-80 अंक नीचे बंद हो गया। कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग तो नहीं है दीप, मतलब लगातार दूसरे दिन 44,000 के नीचे बंद हो रहा, मतलब वो एक तरह से कंफर्मेशन 44,000 के नीचे के क्लोजिंग आ चुकी है। और बैंक निफ्टी दूसरे दिन बंद हुआ है। अब 43,600 इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे कल के लिए। और निफ्टी में 19,400 के नीचे बंद हुआ है 3 दिनों के बाद। 19,300 अगला कल का लेवल है। तो रिस्की जोन के आसपास तो है, सपोर्ट जोन भी यही है और रिस्की जोन भी है। तो कल का सेशन ज़्यादा अहमियत वाला होगा। लेकिन आज का सेशन हर गुरुवार एक्सपायरी के प्रेशर के बाद आपको आती है रिलीफ रैली। और एक ही रिलीफ रैली ऐसी है जो बाजार बंद होने के बाद आती है, जब हम बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो आपका फेवरेट शो गुरुवार की शाम बात दुनिया की। हफ्ते बात दुनिया की में देखिए एक से बढ़कर एक रोचक खबरें। सुनाएंगे अमेरिका में बीते 100 सालों की सबसे बड़ी आपदा की दास्तान। मिलवाएंगे दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी वाली रिकॉर्ड होल्डर महिला से। जानिए क्या हुआ जब 3 मिनट में 15,000 फीट नीचे गिरने लगा विमान। पेरू में दहशत में लोग, क्या वाकई एलियन कर रहा है हमला? और मिलाएंगे उस शेड से जिसकी दहाड़ ने नहीं, हेयर स्टाइल ने बनाया दुनिया को दीवाना। दुनिया भर की रोचक खबरों का पिटारा बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो दो आज थोड़ी सी खतरनाक कहानियां हैं। एक तो अमेरिका में आग की और 15,000 फीट से 3 मिनट में आप नीचे आ जाएं, थोड़ा डर वाली है। तीसरी भी डर वाली है, पेरू में एरियल का थोड़ा सा डर है। लेकिन 2 कॉस्मेटिक रिलेटेड कहानियां भी है। दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी वाली महिला और शेर की हेयर स्टाइल। तो मुझे लगता है शेयर मार्केट के शेयरों को ज़्यादा यही वाली कहानी पर हाँ, किसी की कोई फेवरेट कहानी जो पसंद आई हो,
मेरे ख्याल से सब ये शेर वाली कहानी, शेर की हेयर स्टाइल किस किस को पसंद आई है? नंबर 1 पे, मतलब जिसको पसंद है नंबर 1 पे, पसंद तो खैर सारी आती है, नंबर 1 पे किसको पसंद है? जैन साहब को, जय को, सुमित जी को, बंसल जी को, कुणाल जी को, ओह माय गॉड, वागले साहब भी, हिमांशु जी और हिमांशु जी को भी आगे, मेहुल जी ऑड मैन आउट बच्चे अकेले आप ही बच्चे जिनको भी। आपको कौन सी आई दूसरी, ये बताओ फिर, अगर ये वाली नहीं आई तो। अनिल जी, मुझे एलियन के बारे में जानने में इंटरेस्ट था ज्यादा, तो वो हमारे एक ट्विटर पे हमारे मित्र हैं प्रतीक सेंगानी साहब, जो बराबर हुआ, ये जितने 5-6 लोगों ने हाथ खड़े किए ना प्रतीक जी, इन सब की है ना वो शेर जैसी हेयर स्टाइल बना के भेजो मुझे। मजे आएंगे, बराबर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए, बात दुनिया की मिस मत कीजिएगा, ये बेहतरीन शो आपके लिए हर गुरुवार आता है, आज भी आपके लिए शाम 4:30 बजे। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग खबर, और वो है भारत में बीमारी से होने वाली हर 8वीं मौत की वजह किडनी का फेल होना है। देश की 10% आबादी किडनी की किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन अमेरिका से आई है एक अच्छी खबर, वहाँ पर एक आदमी में सुअर की किडनी का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट हो गया। अगर ये ट्रायल आगे भी पूरी तरह से सफल रहता है तो किडनी के रोगियों के लिए रामबाण साबित होगा। इसी पर होगी आज शाम की चर्चा। डॉक्टर अतुल इंगले साहब होंगे डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल। किडनी का निदान, जानवर देंगे जीवन दान, ये हमारा विशेष है। और उनके अलावा भी हमारे साथ होंगे डॉक्टर सुनील प्रकाश, सीनियर डॉक्टर नेफ्रोलॉजी BLX मैक्स हॉस्पिटल से। इन दोनों से करेंगे मुलाकात। आइए, ये है हमारा विशेष है। उसके बाद मनी गुरु। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले तो लिया, लेकिन क्या आपका इंश्योरेंस प्लान आपकी ज़रूरतों पर फिट बैठता है? क्या आपका बेसिक हेल्थ प्लान गंभीर बीमारियों या लाइफस्टाइल डिजीज को कवर करता है? हेल्थ इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल होना चाहिए और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे चुनें, इस पर आज हमारी विशेष चर्चा। टेंशन का समाधान, सही हेल्थ प्लान। कपिल मेहता साहब होंगे सिक्योर नाउ, और अमजद खान साहब होंगे ED एम्प्लॉय बेनिफिट अनलाठी इंश्योरेंस ब्रोकर। इनसे करेंगे हम आज मुलाकात। अब हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बिना जानकारी अधकचरा ज्ञान देने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा और कस गया है। ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिना सेबी रजिस्ट्रेशन वाले फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी एडवाइस देने पर रोक लगा दी और इसके साथ ही नई गाइडलाइंस भी जारी कर दिए। इस पर होगा आज विश्लेषण, देखना मत भूलिएगा। फाइनेंस के फर्जी बाबा, ओके बाबा, बाय बाय टाटा। वाह, तो ये हो गया काम इनका खत्म। ठगी के कई मामले आपने सुने होंगे, लेकिन ताज़ा मामला सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि चीन के एक युवक ने भारत में एक फर्जी सॉकर बैटिंग ऐप बनाकर गुजरात के लोगों से 1400 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। 1400 करोड़। हाँ, तो ये है हमारी आज की एक और विशेष कहानी, चूना लगा गया चीनी। गजब, नाम बहुत जोरदार है, चूना लगा गया चीनी। इस महाठग ने महज 9 दिनों के अंदर ही 1200 लोगों से इतनी मोटी रकम ऐंठ ली। आज इसी पर होगी हमारी विस्तार से चर्चा, देखना मत भूलिएगा। बड़ी खबर, बड़ी खबर। आइए, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, आप चारों का धन्यवाद। जैन साहब का, जय ठक्कर साहब, हिमांशु जी और मेहुल कोठारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज साथ देने के लिए। शुक्र है कल शुक्रवार है, तो बस वीकेंड सेशन एंजॉय, हैव फन। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए, तब तक मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। मृत्युंजय बताएं। सोना सस्ता हो गया है सर, और 5 महीने में सबसे कम भाव हो गया है गोल्ड का, मतलब 5 मंथ के लो पर है गोल्ड। और MCX पर गोल्ड का भाव 58,500 के आसपास पहुंच चुका है, जो 60,000 के ऊपर हुआ करता था। ग्लोबल मार्केट में $1900 के नीचे आ गया है गोल्ड, तो ठीक ठाक गिरावट आई है। लेकिन क्या ये गिरावट अभी और बढ़ेगी? क्या सोना और सस्ता होने वाला है?